गुंगर अपनी कहानी का जॉन विक है। दुनिया के सबसे खौफनाक लेजेंडरी असैसिन के रूप में अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं। लेकिन हैरानगी की बात है, ये वही आदमी अब एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर बन गया है। पर इससे धोखा मत खाना, उसके पास अब भी वही स्किल्स हैं और वो एक ग्रुप ऑफ ठग्स को ऐसे हरा देता है जैसे ये कोई रेगुलर मंगलवार हो। अपने टारगेट्स को पीछे छोड़कर वो अपनी नई शांत जिंदगी को एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट के रूप में स्वागत करता है। पर यहां तक पहुंचने के लिए चलो उसके बैक स्टोरी में जाते हैं। ये बंदा अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग असैसिन था और अपनी आखिरी मिशन पर था ताकि हमेशा के लिए छोड़ सके। अपने टारगेट चेयरमैन अकागी को पकड़ते हुए वो गॉड लाइक स्पीड दिखाता है, बुलेट्स को तेजी से रिएक्ट करता है और अपने रास्ते में हर किसी को खत्म कर देता है। अकागी को पता था कि वो इससे जिंदा नहीं बचेगा और उसने रहम की भीख मांगी। जब हयाते, जो एक और असैसिन है और तुजी का बेस्ट फ्रेंड है, उसने उस आदमी को उसके लिए मार दिया। उनके ऑर्गेनाइजेशन ने उन्हें अकागी को मारने का काम दिया था, तो नेचुरली उन्होंने चेयरमैन को गोली मार दी और अपना काम खत्म किया। मारने की थोड़ी देर बाद तुजी ने अकागी के फोन स्क्रीन पर एक फोटो देखी जिसमें वो अपनी बेटी के साथ था। अब वो और किलिंग वाली जिंदगी में हिस्सा नहीं लेना चाहता था और ऑफिशियली रिटायर हो गया। तुजी अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड मराई के पास घर वापस आता है, जो उसके लिए एक अच्छा खाना बनाने के इंतजार में है। वापस आते वक्त हयाती तुजी की एक्सपर्टीज और उसके नंबर 1 असैसिन होने की तारीफ में गाना गा रहा है। भले ही सब उसके नाम और रेपुटेशन से डरते हैं, हयाते को लगता है कि ये उनके काम में मदद करता है। वो पहले से ही सैड फील कर रहा है कि उसका बेस्ट फ्रेंड हमेशा के लिए रिटायर हो रहा है, पर हमारा लड़का अपना काम छोड़ चुका है और एक नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता है। ये सब तब से शुरू हुआ जब से उसकी गर्लफ्रेंड मराई से मिला। वो उसके और अपने कुत्ते जॉन के साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता है, जो उसे एक रेयर वार्मथ देता है जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हयाते सोचता है कि एक असैसिन के लिए ये मुश्किल होगा, खासकर जब उसे सिर्फ मारना आता है। हैरानगी की बात है, ये रूथलेस असैसिन एक लवर बॉय भी है जो जल्द ही अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करना चाहता है। गर्ल वापस आते हुए तुझी डैपर लगता है और अपनी नई नॉर्मल जिंदगी का स्वागत करता है। वो एक गीक की तरह नर्वस है, अपनी लवर से मिलने के लिए तैयार हो रहा है। खून की बू उसे एज पर लाती है और डर उस पर छा जाता है। वो अपनी लवर मराई के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता है, पर जैसे ही वो अंदर दौड़ता है उसकी उम्मीदें राख में बदल जाती है। माई खून के तालाब में लेटी हुई है और उसका कुत्ता भी वहीं है। हारा हुआ वो उसके पास जाता है, सवाल करता है कि ये सब कैसे हुआ। हयाते को पीछे महसूस करके वो अपने बेस्ट फ्रेंड को पुकारता है, जो तुझी की तारीफ करता है कि वो हमेशा जानता है कौन उसका पीछा कर रहा है। बदकिस्मती से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहता कि उस जैसा कोई रिटायर हो, खासकर जब वो उनके गोल्स अचीव करने से मना करता है। हयाते सोचता है कि माँ एक प्रॉब्लम है, इसलिए उसने उसे मार दिया ताकि तुझी फ्री हो जाए। ओडन की मर्जी से वो तुझी को तब मार देता है जब वो पहले से ही टूट चुका है, सबसे ग्रेट असैसिन को खोने का अफसोस करते हुए। अपने आखिरी विचारों में तुझी हार्श रियलिटी रिफ्लेक्ट करता है। उस जैसा आदमी कभी खुशहाली और नॉर्मल जिंदगी नहीं पा सकता और उसकी वजह से उसकी लवर को उस रूथलेस मर्डर के एक्शंस की सजा भुगतनी पड़ी, जो बहुत आगे तक सपने देखने की हिम्मत करता था। तब तक जब तक उसे बेहोशी में ढेर सारी आवाजें सुनाई नहीं देती जो उसकी मदद करती हैं। वो आवाजें अनफेमिलियर लगती हैं जब तक वो आखिर में अपनी आंखें खोल नहीं देता। पर इस बार वो तुझी असैसिन नहीं है और ना ही वो अपने प्यारों के पास मर रहा है। लड़का बेबस होकर बेड से निकलने की कोशिश करता है, पैनिक में। उसकी विजन ब्लरी है जब तक वो आईने में नहीं देखता। तब उसे पता चलता है कि वो कोई बिल्कुल अलग है। इस मोमेंट में एक वक्त का सबसे खौफनाक रूथलेस असैसिन अब सिर्फ एक यंग लड़का है। काइडो फुजियारा को बताया जाता है कि उसने सारे टेस्ट क्लियर कर लिए हैं और उसका रिहैबिलिटेशन साइकिल पिछले 1 महीने में सक्सेसफुल रहा है। डॉक्टर खुश होकर कहता है कि लड़की की खोई हुई यादें भी वापस आ जाएंगी जब वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाएगा। इसका मतलब है कि काइडो को किसी तरह का एमनीजिया हुआ था। पर यह सिर्फ कहानी का एक पहलू है, क्योंकि इस कोरियन जॉन विक के लिए आखिरी चीज जो उसे याद है वो है उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड का दिल दुखाने वाला नजारा, जो ठंडे खून में लेटी हुई थी उसके ट्रेजर्ड कुत्ते के साथ। तुजी, जो सबसे खतरनाक असैसिन था और अपनी डार्क लाइफ से निकलना चाहता था, उसके एक और दोस्त हयाते ने धोखा दिया। अगली चीज जो वो जानता है वो एक यंग लड़के के शरीर में है, सिवाय इसके कि उसकी आइडेंटिटी पूरी तरह से अलग है उस कोल्ड ब्लडेड असैसिन से जो वो एक बार था। उसे समझने के लिए बहुत कुछ है, पर अभी के लिए इस बंदे ने हॉस्पिटल में रहते दौरान काफी चीजों को जोड़ लिया है। अपेरेंटली काइडो फुजिवारा, जो उसके शरीर का असली मालिक था, ट्रेजिकली ट्रक से टकरा गया और स्कूल जाते वक्त ट्रक कुन का शिकार हो गया। लड़के को लाइफ थ्रेटनिंग ब्रेन इंजरी हुई, जिसकी वजह से तुरंत सर्जरी की जरूरत थी और 1 महीने के कोमा के बाद वो आखिर में जागा। सिवाय इसके कि इस बार ये काइडो नहीं बल्कि तुजी है जो जेन्युइनली सर्जरी के प्रोसेस और उसके होने के बारे में क्यूरियस है। बदकिस्मती से उसे ये कोई क्लू नहीं है कि उसके मरने के बाद क्या हुआ। आखिरी चीज जो उसे याद थी वो एक आवाज थी जो कह रही थी कि तुजी का ब्रेन परफेक्टली अनहार्म था। 2 और 2 जोड़कर भाई को पता चलता है कि उसका एस लोबोटोमाइज क्विजाको स्टाइल हो गया है। उसके मरने के आफ्टरमाथ के एग्जैक्ट डिटेल्स के बारे में कंफ्यूजन है, पर इमोशंस का एक झोंका उस पर हावी हो जाता है। वही रूथलेस असैसिन एक के बाद एक आंसू बहाता है, अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड और अपने खुशहाली वाले फ्यूचर के खोने का दुख मनाता है। अगले सीन में काइडो डिस्चार्ज होता है और अपने माँ बाप के पास जाता है। क्योको लड़के के माँ किसी भी माँ की तरह अपने बच्चे को सिर्फ घर वापस आते देख रो पड़ती है। उसका बाप टेरो फुजियारा इंटरेस्टिंगली एक मांगा आर्टिस्ट है जो बराबर अपने बेटे के जल्दी रिकवरी का जश्न मनाता है।
लड़के की माँ को के एमनीजिया की चिंता है, जबकि उसका पति उसे यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा जैसे ही वो अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस जाएगा। एक्साइटेडली वो अपने बेटे की तरफ उसके इनपुट के लिए देखते हैं, पर उनके एक्साइटमेंट के उलट तुझी सिर्फ ड्रेड ही फील कर सकता है। वो समझता है कि उसकी नई आइडेंटिटी काइडो से जुड़ गई है, पर अगर कोई उसकी जिंदगी के इंसिडेंट से कनेक्टेड है तो इसका मतलब है कि चीजें जल्द ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं। पर अभी के लिए वो एक खुशनुमा स्माइल देता है, अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाता है कि वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि अंदर से सबसे खतरनाक असैसिन ने अभी के लिए ब्लेंड इन करने का फैसला किया है। हम जल्दी ही उस पार्ट में ट्रांजिशन करते हैं जहां वो घर पहुंचते हैं। काइडो यहाँ पर सच में शॉक एक्सपीरियंस करता है, ये रियलाइज करते हुए कि ये लड़का एक ट्रस्ट फंड बेबी है, क्योंकि ये घर तो बड़ा ही बड़ा है। पता चलता है कि उसका बाप कोई एवरेज मांगा आर्टिस्ट नहीं है, वो सक्सेसफुल है। भाई ने शायद सोलो लेवलिंग या कुछ ऐसा लिखा है। और हाँ, कमेंट में मुझे गैंगबैंग करने से पहले मैं जानता हूँ ये मानवा है। इसी के साथ उसकी माँ एक रिनाउंड डॉक्टर के फैमिली से आती है, तो ये भी कुछ है। क्योको लड़के को उसके कमरे में ले जाती है और अंदर झांकते ही काइडो एक सेकंड के लिए अपने सराउंडिंग्स को एब्सॉर्ब करता है। असैसिन नोट करता है कि ये कमरा कितना टाइडी है, परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड, और ऑनेस्टली ये किसी टिपिकल हाई स्कूलर के लिविंग स्पेस से अलग नहीं है। लड़के के पेरेंट्स को याद करते हुए उसे याद आता है कि दोनों कितने चिंतित थे, सिक थे और उसे हॉस्पिटल में फ्रीक्वेंटली चेक करते थे। इसका मतलब है कि काइडो को उसका परिवार प्यार करता है और चेरिश करता है, और ये असैसिन को अपनी गर्लफ्रेंड की एक ही इच्छा की याद दिलाता है कि वो खुश रहे। ये वही खुशी है जो असैसिन अपनी जिंदगी की वजह से एक्सपीरियंस नहीं कर सका। अगर कुछ है तो असैसिन तुझी नहीं चाहता कि वो ऐसी जिंदगी जिए जो काइडो के पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करे। अजीब तरह से उसने एक इंटरेस्टिंग फोटो देखी। इस बार ये सिर्फ लड़के के पेरेंट्स की नहीं बल्कि 3 लोगों की एक और परिवार की भी है। चीजों के नजरिए से असैसिन समझता है कि उसे लड़के के बैकग्राउंड के बारे में हर मुमकिन चीज जान पड़ेगी। अगली सुबह हमें एक नया विजिटर मिलता है। ये लड़की एक लंबा सा लिमो में आती है सिर्फ काइडो से मिलने के लिए, ये नजरअंदाज करते हुए कि वो एक दिन पहले ही डिस्चार्ज हुआ है। ऐसा लगता है कि वो उससे मिलने के लिए जिद्दी है, क्योंकि उनका रिश्ता काफी पुराना है। लड़के का बाप दरवाजा खोलता है और देखता है कि चमकती हुई युजुहा उसे स्माइल कर रही है। वो अपने दोस्त की हालत चेक करने के लिए उतावली है, पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही उसका बाप जवाब देने वाला होता है, काइडो झांकता है और रियलाइज करता है कि युजुहा वही लड़की है जो उसने फोटो में देखी थी। बिना एक और सांस वेस्ट किए लड़की उसे टाइट हग से जकड़ लेती है, उसकी सेहत के लिए अपनी चिंता जताती है। क्योंकि उन्हें साथ में ऐसे बनते देख खुश होती है। हमारे लड़के के लिए वो सबकी रिएक्शंस को कीनली ऑब्जर्व करता है और ये इन्फॉर्मेशन जोड़ता है कि युजुहा उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड होगी। वो एक्साइटेड है और उसे स्कूल के लिए राइड के लिए इन्वाइट करना चाहती है, पर काइडो इससे रिजेक्ट करता है, ये रियलाइज करते हुए कि इस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड उसके अपने से भी ज्यादा वेल्दी है। टेरो बीच में बोलने की कोशिश करता है, पर युजुहा इस आदमी को सीधा कार में धकेल देती है, प्रॉमिस करती है कि वो उसकी हालत का ख्याल रखेगी। वो पीछे मुड़कर काइडो के सक्सेसफुल रिकवरी के लिए एक सेलिब्रेटरी पार्टी अनाउंस करती है। दोनों पेरेंट्स हैरान रह जाते हैं और अपना काम रिज्यूम करते हैं, जबकि हमारा डुओ स्कूल के लिए निकलता है। स्कूल में एक झुंड ठग्स जो ऐसे लगते हैं जैसे सड़कों पर रहते हैं, अपना प्लान एग्जीक्यूट करने वाले हैं। टेत्सुजो उनका लीडर है, युजुहा के साथ छेड़छाड़ करने का इरादा करता है। भले ही उसके दोस्त डरते हैं कि स्टीव जॉब्स की बेटी को चोट पहुंचाने से उन्हें ट्रबल हो सकती है। उन्हें एक सख्त ग्लेयर देते हुए टेत्सु अपने क्लाउन्स को याद दिलाता है कि वो बिना वजह किसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो सोचता है कि उन्होंने किसी स्पेसिफिक किसी से पैसा ले लिया है, जिसका मतलब है कि उनके पास इस जॉब को एग्जीक्यूट करने के सिवाय कोई चॉइस नहीं है। ये वही तरह के लोग हैं जिनके साथ वो डील कर रहे हैं। जब वो अपने मलेशियस प्लान्स डिस्कस कर रहे थे, युजुहा का एक्सपेंसिव एस्कॉर्ट आता है। सिवाय इसके कि इस बार उन्हें एक लड़का उसके साथ देखकर हैरानी होती है। उसके गुण समझाते हैं कि वो सिर्फ एक नॉमी है जो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है और रिसेंटली एक एक्सीडेंट में था। ये सुनते ही टेत्सुया इंट्रीग्ड होता है और एक स्माइल के साथ चुपके से आगे बढ़ता है। अगले सीन में युजुहा और काइडो अपनी अलग अलग क्लासेस के लिए अलग हो जाते हैं। असैसिन एक सेकंड के लिए उसकी पर्सनालिटी असेस करता है, मानता है कि वो एक काइंड फ्रेंड है जो उसका ख्याल रखती है जैसे एक बड़ी बहन। अपनी नई क्लासरूम में एंटर करते हुए काइडो नॉर्मल जिंदगी का एक हिंट एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि उसने पहले कभी प्रॉपर स्कूल अटेंड नहीं किया था। क्लूलेस लड़का अपनी सीट के लिए पूछता है और एक क्लासमेट उसे देखकर खुश होता है, पर उसी आदमी का चेहरा स्माइल से डर के लुक में बदल जाता है जब वो टेत्सु को उसके पीछे खड़े देखता है। ये इंटिमिडेटिंग जर्क उसे छेड़ता है। ये डिक्लेयर करता है कि इस क्लास में काइडो के लिए कोई जगह नहीं है और वो उनके साथ जाने वाला है। थोड़ी देर बाद वही ग्रुप उसे बाहर ले जाता है, जबकि क्लूलेस को यहाँ सवाल कर रहा है कि क्या उसकी डेस्क यहाँ है या कुछ और। पहले इन लोगों के स्निकर करने के तरीकों को याद करते हुए काइडो सेंस करता है कि ये लोग उसके साथ मजाक कर रहे हैं, खासकर जब ये उसे घूर रहे हैं। गुस्से में काइडो डिमांड करता है कि उसकी सीट कहाँ है, जबकि टेत्सु और उसके अंडरलिंग सिचुएशन को एंटरटेनिंग समझते हैं। लड़के के पास चलते हुए ये डेलिंक्वेंट इनोसेंट लड़के को एक डिलेमा ऑफर करता है। अगर वो अपने घुटनों पर भीख मांग सकता है तो वो उसे सिर्फ कुछ पंचेस के साथ छोड़ देंगे। अपेरेंटली इस बंदे को गुस्सा इसलिए है क्योंकि युजुहा को पसंद करती है उसके बजाय। टेत्सु लड़के को धमकी भी देता है कि अगर उसने कभी युजुहा की तरफ कदम रखने की हिम्मत की तो वो दोनों को मार देगा। ये फनी है कि वो ये बात बेसिकली जॉन विक को बोल रहा है। काइडो एक सेकंड के लिए सिचुएशन को समझता है, ये जान के निराश होता है कि ये पंख सच में उसके दुश्मन है। वो सैड है अपने लिए नहीं बल्कि अपने नए बैच ऑफ विक्टिम्स के लिए जो अब बॉडी होने वाले हैं। असैसिन इस लड़के के शरीर में किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, एक क्लीन जिंदगी जीने का इरादा रखता था। आखिरी वार्निंग के लिए वो शांति से टेत्सु को कहता है कि अगर वो अपने शब्द वापस ले लेता है
तो वो इसे पीसफुली सेटल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये रिमार्क ब्लॉन्ड शार्वलेस पंक को ऐसे गुस्सा दिलाता है जैसे उसे टाको बेल के बाद डायरिया हो रहा हो। फेरोसिटी के साथ पल्सिंग ये आदमी अपने फिस्ट के साथ आगे बढ़ता है, एक ही अटैक से लड़के को मारने का एम रखता है। पर मेरा ग्लोरियस किंग अटैक के ट्रेजेक्टरी को असेस करता है, इस बंदे को प्योर एमेच्योर समझता है क्योंकि उसने लाउजी पंच से अटैक किया, 1 मिलियन वीक स्पॉट्स एक्सपोज करते हुए। अटैक इतना पिटिफुली स्लो है कि काइडो को कोशिश भी नहीं करनी पड़ती और वो एक ही पंच से टेत्सु का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। ये रियलाइज करते हुए कि ये सिचुएशन सीरियस मेजर्स मांगती है, वो ब्यूटीफुली टेत्सु के चिन पर पाम स्ट्राइक करता है और उसे जूडो स्लैम के साथ जमीन पर रैगडॉल करता है। ये सब एक ही वक्त में रियलाइज करता है कि रियल वर्ल्ड उसके आदि हुए हेल के मुकाबले पैथेटिकली पीसफुल है। थोड़ी देर गुजर जाती है जब तक कि यूजुआ उसकी मदद के लिए दौड़ती हुई आती है, सिर्फ ये रियलाइज करने के लिए कि ये बंदा पियर्सिंग सनलाइट के सामने ऑरा फार्मिंग कर रहा है। पता चलता है कि ये बंदा डेंजर में नहीं था, वो खुद डेंजर है। यूजुआ हैरान है, सवाल करती है कि क्या ये वही काइडो है जिससे वो सारी जिंदगी जानती थी। यूजुआ बेबस होकर पूछती है कि क्या वो इन्हें जमीन पर मारने का जिम्मेदार है। पहले तो हमारा लड़का हेजिटेंट है और आखिर में एक एक्सक्यूज के साथ आता है कि उसे एक पॉइंटलेस फाइट में खींच लिया गया। अपैरेंटली यूजुआ ने भी ये न्यूज सुनी थी, इसलिए वो रूफटॉप पर उसे चेक करने के लिए दौड़ी थी। वो ये रियलिटी बिलीव करना चाहती थी कि काइडो जैसा इनोसेंट दिखने वाला लड़का ऐसी ब्रूटल फाइट में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, पर यह तब तक है जब तक उसके कॉलर पर खून का एक टिंज नजर नहीं आता। सोचती है कि शायद उसे चोट लगी हो या कुछ और। काइडो रीजन करने की कोशिश करता है कि वो परफेक्टली फाइन है, पर यूजुआ एक वरिड मैस है और उसे चिल्लाकर कहती है कि उसने उसे ऐसे चिंता में क्यों डाला। उसका वरिड गुस्सा सैडनेस पे बदल जाता है, उसे चोट लगने का आइडिया एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। असैसिन वंडर करता है कि क्या हुआ और वैसे भी माफी मांगता है। वो अभी के लिए क्लास में वापस जाते हैं, पर जाते वक्त काइडो बीट इन अ ब्लॉन्ड के मर्मरिंग सुनता है। भाई गुस्सा है और उसके खिलाफ बदला लेने का प्लान बना रहा है। सीन जल्दी से उस लेट नाइट पार्टी में कट होता है जो यूजुआ ने पहले प्लान किया था। उसके पेरेंट्स ने शैंपेन और टेबल पर सबसे सेलिब्रेटिंग खाना निकाला। उन्होंने सबके लिए किसे हायर किया? गॉर्डन रैमजी। जब लड़के के पेरेंट्स खुशी से हंस रहे हो, काइडो अपनी प्यारी गर्लफ्रेंड माई की तस्वीर को एक बार फिर याद करता है, जो अक्सर उसे ऐसे ही स्माइल करती थी और उसे जल्दी खाना खाने के लिए कहती थी। उसकी बातों को सुनते हुए ये बंदा एक किलिंग मशीन से ईटिंग मशीन बन गया। उनका कुत्ता भी खाना ट्राई करना चाहता था। उसी रात तुम जी अपने गर्लफ्रेंड के पास गया, सोचते हुए कि क्या ये अपने परिवार के साथ खुशी का मोमेंट एक्सपीरियंस करने जैसा लगता है। वही फीलिंग उसके करंट सेल्फ में चैनल होती है जब वो आखिर में नॉर्मल लाइफ कैसा लगता है उसे एक्सपीरियंस करता है। वैसे भी यूजुआ पार्टी के लिए लेट लगती है, भले ही ये उसका आइडिया था। लड़के का बाप कहता है कि यूजुआ रिसेंटली कुछ रफ टाइम से गुजर रही है, भले ही वो कभी ये शो नहीं करती और हमेशा ब्रेव फेस रखती है। अचानक से लड़के के सीने में एक अनप्लेजेंट फीलिंग क्रीप करने लगती है, जैसे उसके सेंसेस उसे किसी तरह का वार्निंग दे रहे हो। क्यूरियसली वो अपना फोन चेक करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड उसे कॉल कर रही है। वो पिक करता है, उसकी हालत के बारे में पूछता है, सिर्फ उसी पंख की आवाज सुनने के लिए जो पहले थी। पंख खुश है कि उसने जल्दी से समझ लिया और लड़के को एक स्पेसिफिक लोकेशन पर आने का इनवाइट देता है उसके कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक। और अगर काइडो मना करता है तो वो यकीन दिलाते हैं कि यूजुआ को इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। बस ऐसे ही वो लड़की और उसका ड्राइवर हॉस्टेज में है, तो वो सच में मजाक नहीं कर रहा। यूजुआ की आवाज पीछे से चिल्लाती है जब वो उसे ना आने की गुजारिश करती है, पर हमारे लड़के ने सब कुछ सुन लिया जो वो सुनना चाहता था और रियलाइज करता है कि अगर उसने जल्दी एक्शन नहीं लिया तो वो उसे चोट पहुंचाएंगे। तो वो डायरेक्शंस मांगता है और डेलिंक्वेंट खुशी से ही ऑफर करता है। फोन कॉल थोड़ी देर बाद खत्म हो जाती है और काइडो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो किसी और दोस्त से बात कर रहा था। उसके बजाय अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हुए काइडो ने अश्योर करता है कि वो जल्दी वापस आएगा। सीन एक डार्क और अबैंडन फैक्ट्री में कट होता है जहां पर लगभग 1 दर्जन आदमी आर्म्ड आदमियों से मारने के लिए इंतजार कर रहे हैं। पर सिर्फ ये नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का लीडर भी वहां पहुंच चुका है जबकि उसका बॉडीगार्ड पीछे कैजुअली वर्कआउट कर रहा है। यह आदमी गुस्सा है कि तेत्सुयो ने कॉल किया और इसके लिए उसके चेहरे पर एक कैन भी मार देता है। वो लो प्रोफाइल रखने की कोशिश कर रहा है और अचानक यहाँ बुलाया जाना उसके लिए बड़ा रिस्क है। वैसे भी ये कमबैक रिवील करता है कि उसने यूजुआ को पकड़ा है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर को एग्जीक्यूट किया जा सके। अपैरेंटली वो उसे उसकी इनहेरिटेंस के बारे में कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन इंटेरोगेट करना चाहते हैं, पर अब तक वो नहीं टूटी। बार बार कहती रही कि उसे कुछ नहीं पता। ये असल वजह है कि तेत्सुया ने उसके बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया, वही लड़का जो हमेशा उसके आसपास घूमता रहता है। सोचते हैं कि अगर वो उसे चोट पहुंचाने की धमकी देंगे तो वो सब कुछ बोल देगी। इस तरह वो अपने ऑर्डर में सक्सीड कर लेगा और उसके रिवॉर्ड के रूप में तेत्सुया ऑफिशियली ऑर्गेनाइजेशन में अपनी जगह क्लेम कर लेगा। ऑर्गेनाइजेशन का लीडर इसे ठीक मानता है, पर ब्लॉन्ड को वार्न करता है कि अगर वो अपने टास्क में फेल हुआ तो क्या होगा। देखो, इनुकामी ये मसल फ्रीक बात करने वाला नहीं है। इस आदमी के सिर्फ ऑर्डर्स हैं मारने के। जैसे उसने एक डंबल इतनी तेजी से फेंका कि उसने एक फ्रीकिंग वॉल को तोड़ दिया। इनुकामी का सिर्फ वजूद ही ब्लॉन्ड को डराने के लिए काफी है, क्योंकि अगर वो फेल हुआ तो वो अगला होगा। यूजुआ चिल्लाती है और अपनी पोजीशन को और खराब कर लेती है उन्हें प्रोवोक करके, जबकि उसका असिस्टेंट उसे शांत करने की कोशिश करता है। बट किस्मती से इससे तेत्सुया उसे पीट देता है, उसे अपने पैर से मारते हुए। गुस्सा करता है कि कोई उनके बीच में मेडल कर रहा है। वो अपने अंडरलिंग्स को उसे साइड में ले जाने को कहता है और यूजुआ पर फोकस करता है। उसे अश्योर करता है कि अगर वो नहीं बोलती तो उसका चाइल्डहुड फ्रेंड मर जाएगा। तब भी ये बेबस लड़की कंफर्म करती है कि उसे नहीं पता वो क्या बात कर रहा है। गुस्से में तेत्सुया काइडो को तुरंत उसके पास लाने का ऑर्डर देता है। अभी उनके पास 40 थग्स हैं वेपन्स के साथ और एक फॉर्मर रेसलिंग बीहीमॉथ जो रिंग में एक आदमी को मारने का जिम्मेदार है। इससे कोई चांस नहीं कि ये लड़का ऊपर आएगा। ब्लॉन्ड डैम श्योर है कि काइडो एनेनोमी को क्रॉस नहीं करेगा और आखिर में यूजू सब कुछ रिवील कर देगी। पर्सपेक्टिव हमारे लड़के की तरफ शिफ्ट होता है।
जो आखिर में फैक्ट्री तक पहुंच जाता है। बाहर एक झुंड इडियट्स हैं जो उसके नए विक्टिम्स बनने वाले हैं। कैजुअली उनके पास से गुजरते हुए लड़का कोई डर नहीं दिखाता, जबकि उनमें से एक जल्दी से पहचान लेता है कि वो उनका टारगेट है। पर ये पहले से ही लेट है, क्योंकि ये आदमी उन्हें एफर्टलेसली नेक पर पेनफुल स्ट्राइक से डिसमेंटल कर देता है, उन्हें एक झटके में सुला देता है। 3 आदमियों के हारे बाकी थग्स जल्दी से आगे बढ़ते हैं, पर ये उनका डूम्सडे है, क्योंकि ये हाई स्कूलर उन्हें फ्लोर पर मॉप करता है, एक बंदे को बिन में शव कर देता है। एक मर्डरस ग्लेयर के साथ काइडो थग्स को वार्न करता है कि अगर वो अपनी लाइफ एक पीस में जीना चाहते हैं तो उसके लाइन ऑफ साइट में ना आए। और हाँ, वन पीस रियल है वापस तेत्सुया के पास। उसका बॉस चिंता में पड़ने लगता है कि लड़का शो नहीं कर रहा। ये भी सोचता है कि क्या लड़के ने डर के मारे भाग जाने का फैसला कर लिया। वो एक बच्चा है आखिर। पर सिर्फ ब्लॉन्ड स्कमबैग जानता है कि जो उसने रूफटॉप पर लड़ा था वो कोई बच्चा नहीं बल्कि एक डीमन था। वो अपने लीडर सुओ से बात करने की कोशिश करता है, उसे अश्योर करता है कि हमारा ओपोनेंट नॉर्मल नहीं है। बात करते वक्त वो अपने आदमियों को फूजीवारा का नाम चैंट करते हुए फैक्ट्री के बाहर सुनते हैं। यूजुआ शॉक गए, जबकि ब्लॉन्ड कावर्ड अपनी जिंदगी के लिए डर गया है। दरवाजा तोड़कर अंदर आता है जब एक आदमी का शरीर कागज के बॉल की तरफ फेंका जाता है, सीधा तेत्सुया के पैर के पास लैंड करता है। एक्साइटेड मसल मेनियक अपने टारगेट को मिलने के लिए मुड़ता है। इस दौरान ये सीमिंगली हार्मलेस लड़का तेत्सुया को उसके पिछली वार्निंग की याद दिलाता है। ये आदमी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक करने में मुश्किल महसूस कर रहा है ताकि वो इन लोगों को मार न दे। मिस्टर सुओ बैफल्ड है, सवाल करते हैं कि एक बच्चा अकेले 20 थग्स को कैसे एनाइलेट कर सकता है। कैजुअली अपनी टाई एडजस्ट करते हुए मैक्सिमम ऑरा के लिए काइडो अपने दोस्त को देखने की डिमांड करता है। यूजुआ की आवाज फैक्ट्री में गूंजती है, चिंता में कि वो उसके लिए आया है। उसकी आवाज की वजह से उसे पता है कि वो एग्जैक्टली 30 मीटर आगे है। वो खुश है कि वो ठीक है और अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करता है, हॉस्टाइल आदमियों के लिए जो उस पर अटैक करने के लिए रेडी हैं। 53 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते। ये आदमी अपनी स्पीड से रूम को हेल बना देता है। बॉस को उसकी गॉड लाइक एबिलिटी से शॉक करता है जब वो हर आदमी को नीचे गिरा देता है। तेत्सुया भी एक छोटे बीच की तरह क्रॉल कर रहा है, रियलाइज करता है कि उन्होंने फर्स्ट अराउंड और एड वे से फाउंड आउट। मौत का डर उस पर छा जाता है जब हमारा लड़का तेत्सुया को पकड़ता है और एक फिस्ट लॉक करता है, प्रॉमिस करता है कि उसे काफी सफर करवाएगा। अगले कुछ मोमेंट्स में ये आदमी लाइटनिंग फास्ट पंचेस फेंकता है, प्रिसाइजली तेत्सुया के क्लेविकल्स, लोअर रिब्स और एल्बोस को शैटर करता है। जैसे कि ये एक्सक्रूशिएटिंग पेन काफी नहीं था, वो उसे नियरेस्ट वॉल में सिंपल पुश के साथ स्लैम कर देता है। मिस्टर सुओ के आदमी सब डर गए हैं और बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे लड़के से स्मोक्ड हो जाएं। वो भागना चाहते हैं, पर वो उन्हें याद दिलाता है कि वो उन्हें जॉब के लिए पे कर रहा है। सुओ रियलाइज करने लगता है कि वो किस लेवल के डेंजर से डील कर रहे हैं। उनका टारगेट कोई हेल्पलेस लड़का नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर है। ब्लाइंड फॉल्ट की वजह से यूजुआ ने कुछ नहीं देखा। वो उसके पास जाता है और उसे अश्योर करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हमारा लड़का उसकी रोप्स खोलने वाला था, बिहीमोथ उस पर अपना फिस्ट स्लैम करने के लिए शव करता है। अटैक एक हेवी ब्लो में कनेक्ट होता है, जबकि यूजुआ पैनिक में चिल्लाती है। सुओ सोचता है कि शायद उन्हें जीत का चांस है थैंक्स टू फॉर्मर प्रो रेसलर के मॉन्स्टर्स फिजिक। पर बदकिस्मती से उसके लिए जब धूल बैठती है, ये रिवील होता है कि पंच कनेक्ट ही नहीं हुआ। इनफैक्ट काइडो ने उसके अपोनेंट के खिलाफ एक काउंटर किक लॉन्च किया, उसे वही रोक दिया। मैनाइकल रेसलर को परवाह नहीं और वो एक और अटैक प्रिपेयर करता है, पर यह भी काइडो द्वारा रीडायरेक्ट हो जाता है, जो उसके फेस में एक डिवास्टेटिंग पंच हैमर करता है। पंच इतना ब्रूटल है कि उसकी नोज शैटर हो जाती है और तब भी रेसलर सोचता है कि काइडो उसे ऐसी स्ट्रेंथ से नहीं हरा सकता। इस बंदे के साथ कुछ ब्लोज एक्सचेंज करने के बाद असैसिन इंटरनलाइज करता है कि वो बंच में सबसे स्ट्रांग से डील कर रहे हैं और उसके करंट हाई स्कूल और फिजिक की वजह से उससे इस बंदे को वन शॉट करना मुश्किल है जैसे वो नॉर्मली करता। तो इसके बजाय वो एक अलग मेजर के लिए जाता है। जैसे ही रेसलर उसे स्ट्राइक डाउन करने वाला होता है, हमारा लड़का फ्लैश बन जाता है और उसकी साइड से टेलीपोर्ट हो जाता है। अपना टारगेट इनोगामी के रिब्स पर सेट करता है। वहां से काइडो हैवी बराज ऑफ हिट्स अनलीश करता है। सब एक सिंगुलर पॉइंट पर कंसंट्रेट करते हुए उसे नी करता है और पंच करता है जब तक मसल हेड टेरर एक्सपीरियंस नहीं करता और नॉकआउट नहीं हो जाता। उसे डेविड कहो गोलायत को स्ले करने के लिए। अपने इनसेन रेसलर को ऐसे फोल्ड होते देख बचे हुए 6 आदमी भाग जाते हैं, जो शायद उनका सबसे स्मार्ट डिसीजन है। भले ही नॉर्मली काइडो अपने टारगेट्स को फिनिश ऑफ कर देता, अभी उसे यूजुआ की चिंता करनी है। वो जल्दी से यूजुआ की रस्सी खोलता है और एक खुशनुमा चेहरा दिखाता है, अपनी सैटिस्फैक्शन जताता है कि वो ठीक है। वो यूजुआ को अश्योर करता है कि सिचुएशन कंट्रोल में है और उसका असिस्टेंट कवाई भी ठीक हो जाएगा। बिल्कुल, ये तरह का ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन एक लड़की के लिए नॉर्मल नहीं है, जिससे काइडो सोचता है कि क्या वो डर रही है। पर मजेदार तौर पर वो उसकी टाई पकड़ती है और उससे थैंक यू बोलने के बजाय उस पर गुस्सा निकालती है कि उसने सबसे खराब रूट चुना। देखो, वो आसानी से पुलिस को कॉल करके सिचुएशन रिजॉल्व कर सकता था या बड़ों से कंसल्ट कर सकता था, पर इसके बजाय भाई ने एक मूवी एंट्रेंस मारा और अकेले 40 आदमियों को हरा दिया। फिर भी यूजुआ अपनी ग्रैटिट्यूड ऑफर करती है कि वो उसके लिए इतना आगे गया, पर जब भी वो खुद को ऐसे डेंजर में डालता है उसे दुख होता है। उसकी करंट स्टेट एक बार फिर मराई की याद दिलाती है, जो हमेशा तूजी से घर वापस आने को कहती थी, हमेशा चिंता करती थी कि एक दिन वो उसे खो देंगी।
कायडा उसके साथ लेवल करता है और अपनी दोस्त से प्रॉमिस करता है कि अब से वो उसे कभी चिंता नहीं दिलाएगा। उनका मेलो मोमेंट कवाई के ग्रोन से इंटरप्ट होता है। बेचारा बंदा जो बिना वजह पिट गया। काइडो पुलिस के सायरन्स की आवाज सुनता है और रियलाइज करता है कि पुलिस यहाँ है। ये एम्फसाइज करता है कि अब घर वापस जाने का वक्त है। एक अलग साइड पर सुओ मुश्किल से भाग निकलने में कामयाब हुआ। ये समझ नहीं पा रहा कि कैसे मसल हेड भी इस मॉन्स्ट्रस बच्चे को नहीं रोक पाया। अपेरेंटली इस बंदे का भी एक बॉस है जो अंडरग्राउंड क्राइम का कोई किंगपिन लगता है। ये टेरिफाइंग बॉस रिवील करता है कि उसने एक लैंसलॉट को इस लड़के से डील करने के लिए भेजा है। अब जब ये लड़का ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स में इंटरफेयर कर चुका है, उससे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर उससे पहले चलो हमारे लड़के के साइड पर वापस जाते हैं। वो घर वापस आया है, अपने बेड पर रेस्ट कर रहा है। जानता है कि उसने अकेले ऐसे जाने से अपने पेरेंट्स को चिंता में डाल दिया। जब वो लोग गहरी नींद में सो रहे होते हैं, काइडो याद करता है कि उसके वापस आने पर उसके पेरेंट्स कितने चिंतित थे। थैंकफुली पुलिस ने उसे कोई क्वेश्चनिंग के लिए नहीं रोका क्योंकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। थग्स के मिशन और अल्टीमेट गोल के बारे में अब भी उसकी आंखों में एम्बिग्युइटी है। फिर ये भी है कि इंचार्ज आदमी सुओ सीन के बाद गायब हो गया। चीजों के नजरिए से वो सोचता है कि कुछ और भी बुरा शैडोज में छुपा हुआ है। जब वो बाहर जॉगिंग कर रहा होता है, वो इंटरनलाइज करता है कि अब वो नहीं चाहता कि उसके आसपास कोई और चोट खाए। अचानक उस पर ढेर सारी प्रोजेक्टाइल्स शूट की जाती हैं, जैसे वो सीधा हवा में जंप करता है। जिस आदमी ने ये शूट किया वो हैरान है कि लड़का इन्हें अवॉइड करने में कामयाब हो गया। वैसे काइडो पहले से जानता था कि कोई उसका घर तक पीछा कर रहा है, तो वो यहाँ बाहर आया स्पाई को एक इजी टारगेट देने के लिए। उस आदमी की तरफ मुड़ते हुए काइडो उसके मोटिव्स पर सवाल करता है। वो क्रीपी बास्टर्ड इम्प्रेस्ड है कि लड़का उसे अपने बेडरूम में भी नोटिस कर लिया। ये पहली बार है जब उसे ऐसे पकड़ा गया है और इससे ये कंफर्म होता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल ब्रैट नहीं है। क्रेडिट देने के लिए काइडो स्पाई की तारीफ करता है कि उसने अपने ट्रैक्स कवर किए और वो फैक्ट्री में जो थग्स का सामना किया उससे बिल्कुल अलग लेवल पर है। इन दो फैक्ट से ही ये कहा जा सकता है कि ये बंदा नॉर्मल सोसाइटी के वर्किंग्स का नहीं है, जिससे ये सवाल उठता है कि वो पहली बार में उसकी स्पाइंग क्यों कर रहा था। काइडो का स्टॉकर काफी इम्प्रेस्ड है और सोचता है कि ये यंग लड़का भी उसके लाइन ऑफ वर्क से कुछ कनेक्शंस रखता है। पर हमारा लड़का सिंपल रखता है और एक ऑर्डिनरी हाई स्कूलर की आइडेंटिटी मेंटेन करता है और छोटी बात को एंटरटेन करने से मना करते हुए वो आदमी अपनी ब्लेड्स अल्टीमेट शोडाउन के लिए तैयार करता है। सीन हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए फेमिलियर है, जो अपनी पिछली जिंदगी को याद करता है। उसके सामने असैसिन ऑफिशियली फुजीवारा काइडो के एंड का डिक्लेयर करता है। ये वही आदमी है जिसे ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का सांजो कहा जाता है, रैंक नंबर 67। फाइटिंग स्टांस में आते हुए काइडो रिफ्लेक्ट करता है कि वो भी एक बार इसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर था। चलो ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स का विजिट करते हैं। काउंसिल मेंबर आकात्सुकी फ्रस्ट्रेटेड हैं कि यूजुआ को किडनैप करने के बाद भी उन्हें कोई लीड्स नहीं मिले। आकात्सुकी सोचता है कि उन्हें शुरू से ही मिशन के लिए एक लैंस को डिप्लॉय करना चाहिए था ताकि काम जल्दी खत्म हो जाए। जूम आउट करते हैं और इस ऑर्गेनाइजेशन के सिग्निफिकेंस पर फोकस करते हैं। ये ग्रुप दुनिया को केओस में डुबा सकता है क्योंकि इसके पास 1000 असैसिन्स हैं। इनमें से टॉप 100 असैसिन्स को एलीट माना जाता है और उन्हें लैंस का टाइटल दिया जाता है। हर लैंस इतना रिलायबल है कि उनका हर जॉब के लिए ऑलमोस्ट 100% सक्सेस रेट है। इसके अलावा चीजों के बीच मिनामी और आकात्सुकी सेम है। मिनामी रिवील करता है कि वो एक स्पेसिफिक ट्रेजर की तलाश में है जो दुनिया का बैलेंस शिफ्ट कर देगा। वो ट्रेजर फेनरियर की सीट के नाम से जाना जाता है और यूजुआ सपोजिडली इस सीक्रेट ट्रेजर की करंट ओनर है। भले ही उनके पास इस बात को कंक्लूड करने का कोई एविडेंस नहीं है, योजिमा रिवील करता है कि उसने पहले से ही सांजो को इस जॉब के लिए भेज दिया है। ये रेवलेशन उन्हें शॉक करती है क्योंकि लैंस यूज करने से पहले ओडन की परमिशन चाहिए होती है। पर बात यह है कि योजिमा ने पहले से ही ऐसी परमिशन ले ली है। पहले तो उन्हें पता है कि यूजुआ का बॉडीगार्ड ट्रैश है, तो कोई चांस नहीं कि उसने किया हो। कंक्लूडिंग की सिचुएशन में कुछ और भी ज्यादा है जो वो समझ नहीं पा रहे। वो अपने दुश्मनों को थ्रेट मानता है और इसलिए उन्हें लैंस के हाथों एलिमिनेट करना चाहता है। ये हमें उस फाइट सीन पर ले आता है जहां काइडो रियलाइज करता है कि वो उसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी से डील कर रहा है। सांजो का स्टैंड परफेक्टेड और पढ़ना मुश्किल है, जो उसके एलीट लैंड स्टेटस को सिग्निफाई करता है। ये भी हमारे लड़के के वर्स्ट सस्पिशंस को कंफर्म करता है कि यूजुआ के ट्रबल्स के पीछे सब कुछ असल में ऑर्गेनाइजेशन बैकग्राउंड में कंट्रोल कर रही है। ये सिर्फ इनहेरिटेंस लूट का केस नहीं है, बल्कि कुछ बड़ा है। सांजो जल्दी से लड़के के स्टैंड को ऑब्जर्व करता है और रिमार्क करता है कि वो बिल्कुल भी हाई स्कूलर नहीं है। ये लड़का फियरलेस है और जब उस पर वेपन पॉइंट किया जाता है तो वो नेचुरल लगता है। डेंजर सेंस करते हुए काइडो उसे यूजुआ के लिए थ्रेट मानता है और उसे स्ट्राइक डाउन करने के लिए आगे बढ़ता है। पहले कुछ पंचेस एक्सपर्ट असैसिन द्वारा कैजुअली इवेट किए जाते हैं, जो रिफ्लेक्ट करता है कि लड़का इनक्रेडिबली फास्ट है और एक्यूरेटली उसके वीक पॉइंट्स को एम कर रहा है। इस एंगल से ये सच में लगता है कि ख्वातो खुद अपनी क्लास का असैसिन है।
हालांकि सांजो कोई मजाक नहीं है, ये आदमी उसके फेस में स्टैब करने के करीब होता है, जिससे हमारा लड़का अपनी डिस्टेंस मेंटेन करता है। उनके ब्रीफ इनकाउंटर से काइडो ने अपने अपोनेंट के स्पेशलाइज्ड फाइटिंग स्टाइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी सीख ली है। सांजो एक फाइटर है जो अपनी रेंज को अपने एडवांटेज के लिए प्रायोरिटाइज करता है। असैसिन लड़के के स्किल्स से इम्प्रेस्ड है और ऑफेंसिव पर जाने का डिसीजन लेता है, सीधा हवा में लंच करते हुए। टेबल्स टर्न हो जाते हैं और भले ही वो पहले बटरफ्लाई स्लैश के लिए जाता है, असैसिन जल्दी से खुद को एक अलग स्टैंस में रिवायर करता है ताकि हमारे लड़के को ओवरवेल्म कर सके। सांजो जेन्युइनली प्लीज्ड है कि अपने अपोनेंट को एक्सपर्ट की तरह डॉज करते देख। इस दौरान हमारा लड़का रियलाइज करने लगता है कि वो स्ट्रेंथ और स्पीड में काफी पीछे है। इस तरह के अपोनेंट को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है अपने एनवायरनमेंट को स्कैन करना। जब एलीट लैंड्स हैवी ऑफेंसिव पर जा रहा था, वो सोचता है कि उसने आखिरकार स्ट्राइक करने का ओपनिंग अचीव कर लिया है, पर उसके शौक के लिए जब वो फाइनल ब्लो नेल करता है, काइडो अपनी जैकेट कैजुअली उतार देता है और उसकी नेक पर एक प्रिसाइज स्विंग के साथ स्टैब करता है। हैरानी की बात यह है कि लैंस उसे जस्ट इन टाइम इवेड करने में कामयाब हो जाता है और अपने स्विंग के साथ रिटेलिएट करता है। स्टैश काइडो को कट करता है, खून टपकता है और रियलाइजेशन सेट हो जाता है कि वो एक पावरफुल लैंस से डील कर रहा है। वो अपनी लिमिटेशंस रियलाइज कर रहा है क्योंकि उसका फिजिक वीक और अनट्रेन्ड है, जबकि लैंस उसके ट्रैप करने के अटेम्प्ट से काफी इम्प्रेस्ड है। वो बात करता है कि काइडो के परफेक्टेड मूवमेंट्स ये दिखाते हैं कि वो आसानी से कॉम्बैट में प्रोफेशनल है, सिवाय इसके कि उसमें बस प्योर किलिंग इंटेंट की कमी है। उसे जो ऑर्डर मिला था वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट को असैसिनेट करने का था, पर अब उसे समझ आता है कि एक लैंस को ऐसा काम क्यों दिया गया। सांजो रिवील करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के यूजुआ के साथ इंटेंशंस के लिए थ्रेट है, इसलिए उसे तुरंत असैसिनेट करना जरूरी है। अपने ही कन्फेशन की वजह से काइडो अब यकीन करता है कि ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ से कनेक्टेड है। अपने फाइटिंग मोड को स्विच करने का डिसीजन लेते हुए असैसिन अपना कॉम्बैट मोड एक्टिवेट करता है, एक कूल एज पोज हाइक करता है। वो किसी भी चीज को होल्ड बैक नहीं करेगा, प्रॉमिस करता है कि वो अपने किलिंग इंटेंट का ट्रू फ्रैगमेंट दिखाएगा। सांजो आगे बढ़ता है अपने बैटशीट क्रेजी ड्रैगन डांस फॉर्म के साथ, विच इज एसेंशियली एक 100 ब्लेड स्ट्राइक्स का एक तूफान जो हमारे लड़के पर हर्ल किया जा रहा है। लैंस अपने परस्यूट में माइंडलेस हो चुका है और लिटरली एक ट्री को आसानी से स्किन डाउन कर देता है। इस दौरान काइडो खुद के लिए एक सेफ स्पॉट ढूंढ लेता है छुपने के लिए, रियलाइज करता है कि वो किसी ऐसे से डील कर रहा है जो नॉर्मल असैसिन के लेवल से काफी ऊपर है। ये क्रेजी एज टोर्नाडो उसके कवर को स्लाइस कर देता है, पानी का एक गेजर अनलीश करता है। अपने शरीर पर एक और कट सफर करने के बाद काइडो रियलाइज करता है कि वो एस क्लास यूजर के साथ डील कर रहा है, जो एक लैंस भी है। उसकी एंडलेस स्लैशेस इतनी इनक्रेडिबली मुश्किल हैं कि यहाँ तक कि हमारा लड़का भी अनस्केथ्ड नहीं निकल सकता। सांजो बलिस्टिक हो जाता है और हाई स्कूलर पर इल्जाम लगाता है कि वो भी एक किलर है। सोचता है कि क्या ये ठीक होगा अगर यूजुआ कोलैटरल के रूप में मर जाए, और यहाँ ये बंदा फक अप कर देता है क्योंकि ये लाइन अकेले काइडो के ट्रॉमेटिक फ्लैशबैक सीक्वेंस को ट्रिगर कर देती है। सिवाय इसके कि इस बार उसकी गर्लफ्रेंड का फेस उसकी दोस्त के फेस से रिप्लेस हो जाता है। गुस्से में वो आगे बढ़ता है असैसिन को हेड ऑन टैकल करने, उसके हाथ से ब्लेड को स्मैश करता है, उसे पकड़ता है, फिर स्पीड ब्लिट्स करके उसके शोल्डर पर एक शार्प कट मारता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि एक एक्सपर्ट लैंस भी नहीं समझ पाता कि क्या गलत हुआ। वो सिर्फ ये सोच सकता है कि वो किस तरह के मॉन्स्ट्रस लड़के से डील कर रहा है। हमारा लड़का उस गिल्ट और सफरिंग को दोबारा एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, इसलिए वो यूजुआ को अपनी जान से प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस करता है। लैंस सोचता है कि उसके फेट को रेजिस्ट करना पॉइंटलेस है क्योंकि वो गॉड की विल से मरने वाला है। भाई का एक शोल्डर डाउन है और फिर भी लड़ना चाहता है। उसकी एंडलेस लैशेस अब बेकार है क्योंकि काइडो हर अटैक को एक्सपर्ट की तरह मैच कर रहा है। हाई स्कूलर पर कावर्ड होने का इल्जाम लगाते हुए सांजो अपने एक अटैक के दौरान खुद को वाइड ओपन छोड़ देता है। काइडो उसे उसकी जगह याद दिलाता है, सीधे उसके पीछे जाता है, उसकी थाई को पेनफुली स्लैश करके और प्रो असैसिन को बिलिटल करता है कि वो इतना लाउड है। इस स्टेट में रिड्यूस होने के बाद संजू ये नहीं समझ पाता कि ये बंदा अचानक इतना फास्ट कैसे हो गया। पिछली बार की तरह सेम टैक्टिक्स रीयूज करते हुए वो हमारे लड़के को ओवरवेल्म करने की कोशिश करता है। ये उसके लिए डिजास्टर में खत्म होता है क्योंकि काइडो उसके लेफ्ट आर्म के आसपास ढेर सारी कट्स छोड़ देता है। ये रिवील करता है कि अब कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि वो उसके सारे मूव्स पढ़ चुका है। अपने अगले अटैक में काइडो इनक्रेडिबल स्पीड्स के साथ बर्स्ट करता है, एक बे ब्लेड बन जाता है और संजू के शरीर तक स्लैश करता है। अपना मर्डरस ग्लेयर डॉन करते हुए वो ज़ैंस के एंड को डिम करता है, जो अब भी यहाँ सवाल कर रहा है कि कोई इतना स्विफ्ट नाइफ वर्क और गॉड लाइक स्पीड कैसे मास्टर कर सकता है। जिस तरह से वो लड़ रहा है वो उसे गुनगिर के रात की याद दिलाता है, जो उनके रैंक्स में नंबर 1 असैसिन है। काइडो ब्रूटली इस बंदे के शरीर को रिप करता है जब तक वो खून के पूल में गश नहीं करने लगता। फाइट खत्म होती है और संजू रियलाइज करता है कि वो शुरू से ही कितना आउट क्लास था। जब वो हेविली पैंट कर रहा होता है, लैंस डर से कांपता है। ये सेंस करता है कि वो अब एक मसल भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि उसके आर्म्स के टेंडन्स सेवर हो चुके हैं। पर हमारा लड़का इतना काइंड है कि उसने कम से कम एक लेग छोड़ दिया ताकि वो चल सके।
बाकी के लिए किलिंग मशीन उसे अश्योर करता है कि उसका लैंस का करियर खत्म हो चुका है और वो अब किसी को नहीं मार सकता। रूथलेसली काइडो रिमार्क करता है कि इस तरह असैसिन वो एक ही पार्ट ऑफ हिज आइडेंटिटी खो देगा जो उसके लिए सबसे प्रेशियस है। ये डेथ से भी बुरा फेट है क्योंकि ये लोग नॉर्मल सोसाइटी में ब्लेंड भी नहीं कर सकते। पर इस बंदे को अकेला छोड़ने से पहले लड़का अपने 2 सवाल डिक्लेयर करता है। प्रॉमिस करता है कि अगर उसने जवाब देने से मना किया तो उसकी दूसरी लेग को भी पेनफुली कट करेगा। अपने पहले सवाल के लिए वो उस आदमी का नाम जानना चाहता है जिसने ऑर्डर इशू किया और स्पेसिफिकली वो लड़की को टारगेट क्यों कर रहे हैं। फूल की तरह गिगलिंग करते हुए संजू रिवील करता है कि वो टॉर्चर या मारने पर भी नहीं बोलेगा क्योंकि उसने अपने एक ही गॉड के प्रति लॉयल्टी की कसम खाई है और वो कभी उसकी मर्जी को बिट्रे नहीं करेगा। गॉड का जिक्र काइडो के लिए सब कुछ कंफर्म करता है, पर बदकिस्मती से सायरन्स हर तरफ बस करने लगती हैं। संजू की रेगलेसनेस ने कॉप्स को अट्रैक्ट कर लिया। इस ब्रीफ विंडो में वो आदमी अपनी एक ही लेग का यूज करके भाग निकलने में कामयाब हो जाता है। वो लड़के को रेकमेंड करता है कि वो भी निकल जाए वरना पकड़ा जाएगा। जाने से पहले संजू सोचता है कि क्या लड़का सच में एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट बनना चाहता है। ये सवाल उसे मेमोरी लेन में ले जाता है क्योंकि काइडो याद करता है कि कैसे उसके आसपास के सब लोग सोचते थे कि वो नॉर्मल जिंदगी एक्सपीरियंस नहीं कर सकता क्योंकि उसने अपनी जिंदगी एक कोल्ड ब्लडेड असैसिन के रूप में जी है। अब भी जब वो खून से कवर्ड है, ये विचार उसे क्लिंग करता है। क्या वो सच में नॉर्मल है? क्या उसे हाई स्कूल स्टूडेंट भी माना जा सकता है? ये सवाल अभी तक अनआंसर्ड है, पर हम हेडक्वार्टर्स की तरफ शिफ्ट करते हैं जहां योशिमा को संजू का अपडेट मिलता है। इजुमु रिपोर्ट करता है कि लैंड्स को इफेक्टिवली डिसमेंटल कर दिया गया है, इतना कि वो अब काम भी नहीं कर सकता। आत्सुकी यहाँ काइडो की एबिलिटीज पर अमेज्ड है जो एक एक्सपर्ट असैसिन को हरा दिया। एक्साइटमेंट से बीम करते हुए इजुमु कंफर्म करता है कि जो भी था वो एक मॉन्स्टर था क्योंकि संजू ने उस बंदे के मूवमेंट्स को गुनगीर से कंपेयर किया, एक नाम जो उन सब के बीच अटेंशन ड्रॉ करता है। आत्सुकी भी सोचता है कि इस बंदे को अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग नाइफ यूजर से कंपेयर करना ओवर एस्टिमेशन है। इजुमु उनकी फ्रस्ट्रेशन समझता है, खासकर जब गुनगिर का नाम लाइटली टॉस नहीं किया जाता। मिनामी उनके कॉन्फ्रंटेशन को ब्रेक करता है जबकि आत्सुकी तुजी के सिग्निफिकेंस और स्पेशलिटी के बारे में वाइन करता है। रिगार्डलेस, वो सोचते हैं कि युजावा का ये रैंडम बॉडीगार्ड कंसिडरेबली पावरफुल साबित हुआ है। उसने ना सिर्फ उनके प्लान्स को डिस्टर्ब किया बल्कि एक लैंस लेवल ओपोनेंट को भी डिसमेंटल किया। इस डेवलपमेंट के साथ योशिमा और बाकी लोग अब और वेट नहीं कर सकते। ये सब योशिमा को कायो फुजीवारा की मिस्ट्री पर सवाल उठाने के लिए छोड़ देता है। हमारे लड़के की बात करें, वो अपने रूम में वापस जाता है और चुपके से खुद को पैचअप कर लेता है। उसको थोड़ी सी आइडेंटिटी क्राइसिस हो रही है। जानता है कि उसे एक ऑर्डिनरी हाई स्कूल स्टूडेंट होना चाहिए था असैसिन के बजाय जो वो पहले था। बदकिस्मती से उसे युजावा को ऑर्गेनाइजेशन के साइट से बचाना है। और फिर यह भी है कि अब वो उसे और ज्यादा टारगेट करेंगे क्योंकि उसने एक लैंस को हरा दिया। इस बॉडी के साथ वो डिसएडवांटेज में होगा। तो काइडो काम में लग जाता है और फिर से स्ट्रांग होने का इरादा करता है। अगर उसे ये पीसफुल लाइफ प्रिजर्व करनी है तो उसे हर चीज करनी होगी जो उसके रास्ते में आए ताकि ये सेफ रहे। ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आत्सुकी वॉलंटियर करता है और इस मिस्ट्री मैन को अपना टारगेट बनाने में ग्रेट इंटरेस्ट दिखाता है। वो सरप्राइज्ड है, पर इजुमु सोचता है कि इस लेवल के थ्रेट के लिए ये ग्रेट आइडिया है। आखिर अगर ये बंदा सच में तुझी जैसा है तो एक ऑर्डिनरी लैंस काम नहीं करेगा। एक क्यूरियस आत्सुकी अपनी पोजीशन का यूज करके इस थ्रेट का ख्याल रखने के लिए और भी खुश है। एनीवेज, ये बंदा कोई मजाक नहीं है। वो ओवरऑल 9th रैंक पर है और सबसे ग्रेटेस्ट असैसिन्स में से एक है। युजावा के किडनैपिंग के एक दिन बाद काइडो के पेरेंट्स और लड़की उसके लिए एक बड़ा वेलकम होम पार्टी रखते हैं ताकि उसके हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने का जश्न मना सकें। अपना प्यार दिखाने के लिए उसका बाप ओमेरोस प्रेजेंट करता है जिसके लिए उसने बहुत मेहनत की थी। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल है बिलीव करना क्योंकि डिश काफी कर्स्ड दिखता है। उसके बाद युजावा कहती है कि उसने भी उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा स्पेशल बनाया है और वो उसके सामने एक माउथ वाटरिंग बीफ स्ट्यू की प्लेट रखती है। एक प्राउड ग्रिन के साथ वो उसे कहती है कि जब तक ये गर्म है इसे खाओ। और जैसे ही ये उसके टेस्ट बड्स को हिट करता है, हमारे लड़के को तुरंत पास्ट का फ्लैशबैक मिलता है जब वो घर से निकल रहा था और माँ ने पूछा कि क्या वो एक बार फिर लेट होगा। हालांकि उस वक्त उसने उससे कहा था कि वो डिनर के लिए टाइम पर घर आएगा क्योंकि उसे बस किसी से मिलना है और एक दो चीज उठानी है। अपने एक्चुअल काम के बारे में कोई क्लू नहीं दिया। माँ ये सुनकर बहुत खुश हुई क्योंकि वो उस दिन उनका फेवरेट बीफ स्ट्यू बना रही थी और इससे वो बहुत खुश हुआ था। फिर उसने पैशनेट आंखों से उसे कहा कि जब वो वापस आएगा तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करेगा। और फिर वो चला गया और उसने अपनी प्रेशियस स्माइल और जॉनी बॉय को अपनी बाहों में लिए उसे फेयरवेल दिया। बीफ स्ट्यू खाते हुए काइडो सैड हो जाता है कि उसने कभी उससे ये नहीं बताया कि वो अपनी असैसिन की जिंदगी छोड़ रहा था उसके साथ रहने के लिए। युजावा उसकी डिसअपॉइंटमेंट देखकर एनॉयड हो जाती है और पूछती है कि क्या ये सच में इतना बुरा टेस्ट करता है। पर हमारा लड़का अचानक उसका खाना ऐसे खाने लगता है जैसे ये उसका अर्थ पर आखिरी मील हो। आंसू की करीब वो उसे कहता है कि ये डिलीशियस टेस्ट करता है। ये सुनकर युजावा खुश हो जाती है और उसकी माँ उसे कहती है कि अगर उसकी भूख बड़ी है तो और भी बहुत है जहां से ये आया है।
जब वो अपने बाप को पैन में आग लगाते और युजावा को केक के साथ स्माइल करते और एंजॉय करते देख रहा है, हमारा हीरो दिल से ग्रेटफुल है कि उसके पास ऐसा लविंग परिवार है। बाद में वो युजावा को घर तक छोड़ने जाता है क्योंकि रिसेंटली चीज़ें ज़्यादा डेंजरस हो गई हैं। वो उससे पूछता है कि क्या उसने तब से कुछ अनयूजुअल नोटिस किया, पर वो उसे कहती है कि उसके घर के आसपास पुलिस है तो वो अभी सेफ होनी चाहिए। कंफ्यूज्ड काइडो उससे पूछता है कि उसका बटलर उसके साथ क्यों नहीं है, और वो कहती है कि उसने पर्सनली उसे दूर रहने को कहा क्योंकि वो इतना एनॉइंग है कि उसके आसपास फन करना इम्पॉसिबल है। एनीवेज, वो उसे बताती है कि उसने उसके घर पर बहुत मजा किया। ये एडमिट करती है कि बहुत टाइम के बाद उसने इतना हंसा है। उसकी एक्सप्रेशन जल्दी सीरियस हो जाती है जब वो कन्फेस करती है कि जब से उसने अपने फादर को खोया है वो काफी डाउन फील कर रही है। ये सुनकर काइडो कंप्लीटली स्पीचलेस हो जाता है और युजावा रियलाइज करती है कि उसने अभी तक उससे इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि वो उसके एमनीजिया को ऐसे स्ट्रेसफुल न्यूज से और खराब नहीं करना चाहती थी। वो कहती है कि ये 2 महीने पहले हुआ था, उसी टाइम जब कार एक्सीडेंट हुआ जिससे वो कोमा में चला गया। काइडो रियलाइज करता है कि इसलिए वो उसे खोने के बारे में इतनी इमोशनल थी, पर वो स्ट्रांग रही और अपनी सैड फीलिंग्स को अपनी चीयरफुल पर्सनैलिटी से कवर करके नहीं दिखाई। हमारा लड़का उससे सॉरी बोलता है कि उसने उसे चिंता दिलाई, पर युजावा उसे कहती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं और पॉइंट आउट करती है कि वो एकदम भी नहीं बदला, जिससे वो सरप्राइज हो जाता है। फिर वो सोचती है कि वो थोड़ा मैच्योर हुआ है, पर जब वो छोटा बच्चा था तब भी उसकी आदत थी रेकलेस होने की और युजावा के साथ बुलिंग करने वाले बड़े बच्चों से लड़ने की, भले ही वो हमेशा जानता था कि वो जीत नहीं सकता। उसी तरह वो उसके लिए आया था जब उसका किडनैपिंग हुआ था, पर वो उसके अमेजिंग मूव्स नहीं देख सकी क्योंकि उसकी आंखें पर पट्टी थी। युजावा सस्पिशियस हो जाती है और पूछती है कि उसने उसे एग्जैक्टली कैसे बचाया। हमारा लड़का बुलेट डॉज करता है, कहता है कि हर कोई जो उसे देखा वो इतना डर गया, जो टेक्निकली हुआ था जब उसने इनके कॉमरेड्स को मॉन्स्टर की तरह डिस्ट्रॉय किया, जिससे युजावा और ज़्यादा डाउट करती है। फिर भी वो सोचती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक वो इतना ब्रेव है कि पिंच में उसके लिए आए। युजावा कन्फेस करती है कि जब गैंगस्टर्स उसे और कवाई को थ्रेटन कर रहे थे वो डर के मारे पागल हो गई थी, पर जब उसने उसका चेहरा सुबह के सूरज से ज़्यादा चमकता देखा वो जेन्युइनली खुश थी। इसके लिए वो उसका शुक्रिया अदा करती है और स्मूथ होते हुए हमारा लड़का उसे कहता है कि वो उसे कितनी बार भी बचाएगा जब उसे ज़रूरत होगी, जिससे वो राइप टमाटो से ज़्यादा लाल हो जाती है। उसके बाद फ्लस्टर्ड लड़की उसे चिल्लाकर कहती है कि पास आए और अपना फ़ोन निकालकर उसके साथ एक क्यूट सेल्फी लेती है। अच्छी शॉट पर प्राउड होते हुए वो कहती है कि वो इसे अपना वॉलपेपर बनाएगी ताकि उसे ये अमेजिंग दिन याद रहे। ये रियलाइज नहीं करती कि इससे स्कूल में वियर्ड रूमर शुरू हो सकते हैं। हालांकि वो मंबल करती है कि ये उसे मूव ऑन करने में भी मदद करेगा, और काइडो को इतनी जल्दी उसके लिए चिंता करते देखकर वो इंस्पायर होती है कि आखिर में अपने डैड के अनएक्सपेक्टेड डेथ से क्लिंग करना बंद करे। हमारा लड़का स्माइल करता है जब उसे रियलाइज होता है कि युजावा भी उसकी तरह स्ट्रगल कर रही है और ये उसे अपनी प्रेशियस चाइल्डहुड फ्रेंड को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए मोटिवेट करता है। तभी वो शॉक्ड हो जाता है जब वो अपना फ़ोन निकालकर उसे अपने डैड की फ़ोटो दिखाती है। उसकी सोल ऑलमोस्ट बॉडी से निकल जाती है जब वो पहचानता है कि उसका बाप कौन है, और वो कंफर्म करता है कि क्या वो सच में उसका बाप है। जिसके जवाब में वो कहती है उसका एमनीजिया सीरियस होना चाहिए क्योंकि उसका डैड हमेशा उसके लिए इतना काइंड था। एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ वो मेंशन करती है कि उसके आसपास के बहुत से लोग उसके फादर के बारे में बुरा बोलते थे, पर वो हमेशा उसके लिए नाइस था और इसलिए वो उसे दिल से प्यार करती थी। युजावा के फादर की फोटो को उसके पीठ पर उठाए देख काइडो को याद आता है कि उसने एग्जैक्ट वही वॉलपेपर पहले देखा था जब उसने अपनी फाइनल मिशन खत्म की थी। ये उसकी सोल के हर फाइबर को हर्ट करता है जब उसे रियलाइज होता है कि वही था जिसने युजावा के फादर को उससे छीन लिया। उसकी सैडनेस देखकर युजावा पूछती है कि वो अचानक इतना शांत क्यों हो गया। जब काइडो सब कुछ प्रोसेस करता है, अजाकी ग्रुप चेयरमैन की बेटी के सामने खड़े होते हुए जिसे उसने कोल्ड ब्लड में असैसिनेट किया, वो रैशनलाइज करने की कोशिश करता है। सोचता है कि हयाते ने ट्रिगर पुल किया और उसने वो मिशन नहीं लिया होता अगर उसे पता होता कि वो उसका डैड है, पर उसे गिल्ट फील होता है क्योंकि उसने ब्लाइंडली ग्रेट विल के वर्ड्स फॉलो किए कि चेयरमैन अजाकी ने ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे किया है, इसलिए उसे एलिमिनेट करना जरूरी है। उससे और भी बुरा लगता है क्योंकि उस वक्त उसे कुछ भी फील नहीं हुआ था और अब उसने युजुआ को भी डेंजर में डाल दिया है। तो वो कंसिडर करता है कि उसे बताए कि वो एक बार ऑर्गेनाइजेशन का एजेंट था जिसने उसके फादर के डेथ का ऑर्डर दिया। वो अपने दांत पीसकर डीप फ्रस्ट्रेशन में अब भी फाइनल डिसीजन नहीं ले पाता है। अगले दिन स्कूल में वो चुपके से अपनी डेस्क पर बैठता है जब क्लास की सारी लड़कियां लाउडली न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बात कर रही होती हैं। उम्मीद करती हैं कि वो एक हॉट लड़का हो। आखिर में हमारा लड़का युजुआ को नहीं बताने का डिसाइड करता है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक लांस को आउट ऑफ कमीशन करने की वजह से उसके पीछे नहीं रुकेगी। तो उसका एक ही रियल चॉइस है कि उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करे। तभी टीचर अनाउंस करता है कि एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, और जब लड़का एंटर करने की परमिशन मांगता है, हमारा हीरो तुरंत उसकी आवाज पहचान लेता है। डिसबिलीफ में घूरता है। पिंक हेड चीयरफुल लड़के को एक नजर देखकर वो सोचता है कि एक डिवाइन स्पीयर उसके स्कूल में क्या कर रहा हो सकता है। पिछले साइको को याद करते हुए जो उसके पीछे आया था, उसकी सस्पिशन कंफर्म होती है कि ग्रेट विल ने इसे उसके युजुआ के किडनैपिंग में इंटरफेरेंस के डायरेक्ट रिस्पॉन्स में भेजा है।
अचानक लड़का हमारे हीरो की तरफ मुड़ता है और एक कोल्ड अनब्लिंकिंग स्टेयर के साथ उसकी सोल को पियर्स करता है। ओपनली डिक्लेयर करता है कि उसका इंटेंडेड टारगेट कौन है। कोई डाउट नहीं कि ये पिंक हेड ब्रैट कताशकी है, ऑर्गेनाइजेशन के 12 डिवाइन स्पीयर्स में से एक, जिसका नाम बिडांट है। कुछ देर बाद पीई लेसन के दौरान क्राउड नए ट्रांसफर स्टूडेंट के लिए वाइल्ड हो जाती है जब वो कैजुअली एक और बास्केट स्कोर करता है। लड़कियां पिंक हेड लड़के के लिए हेड ओवर हील्स हैं, जबकि उसका टीममेट जेन्युइनली सरप्राइज्ड है कि वो अपनी शॉर्ट हाइट के बावजूद इतना हाई जंप कर पाता है। मकोटो इस बात को हल्के से लेते हुए कहता है कि ये एक ग्रेट पास था और अपनी टीम को एक और हुप स्कोर करने के लिए मोटिवेट करता है, जबकि अपोनेंट टीम इस बात से इरिटेट हो जाती है कि ट्रांसफर स्टूडेंट पहले से ही लड़कियों में स्टूपिडली पॉपुलर है। इस दौरान काइडो अपना गार्ड बिल्कुल नहीं छोड़ता, क्योंकि उसे ये ऑड लगता है कि लांस ने अभी तक एक भी मूव नहीं किया और वो सोचता है कि ये बंदा आखिर प्लान क्या रहा है। देखो, लांसेज टॉप 100 असैसिन्स का एक एलीट ग्रुप है जिनसे हर एक को नंबर्स असाइन किए जाते हैं और इनमें से टॉप 12 को लेजेंडरी स्पीयर्स के नाम से जाना जाता है, जो अपने सुप्रीम लीडर ओडिन के कमांड में होते हैं। ये इंसेनली ओवरपावर्ड असैसिन्स के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं जो 1000 आदमियों से राइवल कर सकती हैं। जब बात असैसिनेशन की आती है, ये लोग आसानी से एक पूरे नेशन के आर्मी को ट्रैम्पल कर सकते हैं। ये एलीट वॉरियर्स सिर्फ सबसे क्रिटिकल मिशंस के लिए डिप्लॉय किए जाते हैं, जिससे काइडो इस कंक्लूजन पर पहुंचता है कि इसका मतलब ये है कि वो यूजुआ को टारगेट करने के लिए हेलबेंट है। काइडो सैडनेस में नीचे देखता है जब उसकी आखिरी मिशन के पेनफुल मेमोरीज उसे हिट करते हैं और वो फिगर करता है कि असैसिन्स उस सीक्रेट ट्रेजर के पीछे होंगे जो चेयरमैन ने सपोजिडली उनसे चुराया था। ये बात उसे परेशान करती है कि अगर अकात्सुकी स्कूल में एक्शन लेने का डिसाइड करता है तो क्या वो यहाँ के सभी लोगों की जिंदगी इंक्लूडिंग अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को अपने करंट हाई स्कूलर के बॉडी से प्रोटेक्ट कर पाएगा। कुछ देर बाद सब लोग अपनी क्लासरूम में वापस आते हैं, पर स्टूडेंट्स अब भी मकोटो पर फैन गर्लिंग बंद नहीं करते और उसे कराओके के लिए ज्वाइन करने के लिए बैक करते हैं। वो लड़कियों के बीच इंस्टेंट हिट है जो उस पर और ज्यादा क्रश करने लगती हैं जब वो रिवील करता है कि उसने यूनाइटेड स्टेट्स में थोड़ी बास्केटबॉल प्रैक्टिस की थी। इस दौरान हमारा हीरो सिचुएशन को दूर से देखता है और रियलाइज करता है कि अकात्सुकी आज अपना मूव नहीं कर रहा और वो मेंटल नोट बनाता है कि कल पूरा गार्ड रखना है। तभी वो यूजुआ को उसे बुलाते सुनता है और पूछती है कि क्या वो स्कूल के बाद उसके साथ कहीं जा सकता है। हमारा लड़का तुरंत उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है बिना उसकी बात सुने, इंसिस्ट करता है कि वो आज सीधा घर चली जाए। हालांकि अचानक एक हाथ उसके शोल्डर पर रखा जाता है और मकोटो पीछे से आता है, लड़की को चीयरफुली उसके नाम से ग्रीट करता है, जिससे काइडो के लिए हर तरह के रेड फ्लैग्स ट्रिगर हो जाते हैं कि वो सीरियसली यूजुआ के पीछे है। मकोटो अपना इंट्रोडक्शन देता है, पर यूजुआ पॉइंट आउट करती है कि वो पहले से ही स्कूल में हॉट न्यू गाय के रूप में काफी फेमस है और वो पूछती है कि उससे उसका नाम कैसे पता, जबकि वो कभी मिले नहीं थे। चीयरफुल ट्रांसफर स्टूडेंट उसे एक केयर फ्री स्माइल के साथ कहता है कि वो हाई स्कूल गर्ल है जिसने अकागामी ग्रुप का फॉर्चून इनहेरिट किया, जिससे वो कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो जाती है। वो अचानक थोड़े डिप्रेस्ड हो जाती हैं, जबकि मकोटो कंटिन्यू करता है कि उसका फादर चेयरमैन का डेटर था, तो उसे यूजुआ का ख्याल रखने का इंस्ट्रक्शन दिया गया था। पर जब वो उसे कहीं इनवाइट करने की कोशिश करता है, हमारा लड़का अचानक बीच में बोल देता है और एक्सक्यूज बनाता है कि उसे प्रैक्टिस के दौरान फिंगर में चोट लगी है और उसे नर्स के पास जाना है। हमारा लड़का उसे कोल्ड डेथ स्टेयर देता है, जिससे वो प्ले अलोंग करने के लिए कन्विंस हो जाता है और दोनों लड़के यूजुआ के साथ अलग हो जाते हैं। वो पीछे मुड़कर स्माइल करती है और काइडो का शुक्रिया अदा करती है कि उसने एक बार फिर उसे वियर्डोस से प्रोटेक्ट किया। कुछ मोमेंट्स बाद जब दोनों रूफटॉप पर खड़े होते हैं, मकोटो व्यू को एडमायर करता है और बात करता है कि हाई स्कूलर के यूथ का प्राइम टाइम कितना वंडरफुल है। फिर वो काइडो की तरफ देखता है और जोकिंगली पूछता है कि क्या उसने उसे यहाँ अपना लव कन्फेस करने के लिए बुलाया या कुछ और, पर हमारा लड़का उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देता है। मकोटो बस इसे लाफ ऑफ करता है और कंटिन्यू करता है कि यूजुआ ऑनेस्टली पर्सन में काफी क्यूट है, पर कहता है कि उसे बिलीव नहीं होता कि वो चेयरमैन की बेटी है। काइडो सीधा पॉइंट पर आता है और डिमांड करता है कि उसका यहाँ आने का असली गोल क्या है। सोचता है कि क्या ये पर्पल हेड बंदे का रिवेंज है। ट्रांसफर स्टूडेंट उतना ही अनबॉदर्ड दिखता है और कैजुअली पूछता है कि क्या वो वही है जिसने संजो को हराया था। उसकी फिजिक को एनालाइज करता है और हैरान होता है कि उसने सिर्फ माइनर इंजरीज के साथ संजो के खिलाफ जीत हासिल की। पर हमारा लड़का अपना सवाल रिपीट करता है, सेकंड बाय सेकंड विजिबली ज्यादा अनॉयड होते हुए। असैसिन आखिर में अपना इनोसेंट एक्ट छोड़ देता है और एडमिट करता है कि वो यूजुआ के फादर से इनहेरिट किए गए सीक्रेट ट्रेजर को हाथ लगाना चाहता है, जिससे हमारे लड़के के सस्पिशंस फुल्ली कंफर्म हो जाते हैं। अकात्सुकी कंटिन्यू करता है कि उन्हें यह भी नहीं पता कि ये एक्चुअली है क्या और वो अभी के लिए सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। हमारे हीरो को ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का चांस ऑफर करता है क्योंकि वो उनके कुछ असैसिन से ज्यादा स्ट्रांग है। लड़का ऐड करता है कि वो सिर्फ बैड गाइज को टारगेट करते हैं, अच्छा पैसा बनाते हैं और यूजुआ शायद उसे सीक्रेट ट्रेजर का लोकेशन दे देगी क्योंकि वो उसके क्लोज है। अकात्सुकी उसे एक नास्टी स्माइल देता है और वार्न करता है कि ये एक बहुत अच्छा ऑफर है क्योंकि इस तरह से वो दोनों लड़की और असैसिन ऑर्गेनाइजेशन के एनकाउंटर के बाद सर्वाइव कर सकते हैं। फिर वो रूफ के एज पर चलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। काइडो को वार्न करता है कि उसने रेजिस्ट किया तो इनोसेंट बच्चे चोट खाएंगे।
हमारा हीरो इसे स्लाइड नहीं होने देता और तुरंत असैसिन की तरफ डैश करता है। जब वो क्विक अटैक्स का बराज लॉन्च करता है, मकोटो हर एक को आसानी से डॉज कर लेता है और काइडो की तारीफ करता है कि वो अपने स्विफ्ट मूव्स के साथ एक प्रो को राइवल कर सकता है। तभी हमारा हीरो उसके आर्म को ग्रैब कर लेता है जब वो रिवील करता है कि उसे पता था कि असैसिन बॉम्ब्स यूज करने वाला है। वो टाइनी क्यूब उसका यूनिक असैसिन आइटम है जिसमें वो एक्सप्लोसिव्स और मार्शल आर्ट्स कंबाइन करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में बिटान का डिफॉल्ट मेथड के रूप में वेल नोन है अपने टारगेट्स को अनाहिलेट करने के लिए। उसकी कोड नेम का जिक्र करना असैसिन को कंप्लीटली सरप्राइज कर देता है जब वो पीछे जंप करता है और चिल्लाता है कि काइडो के पास एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए वे टू मच नॉलेज है। मकोटो फिर 6 और बॉम्ब्स अपने हाथों में रखता है जब वो ल्यूनेटिक की तरह स्माइल करता है और कहता है कि वो लेवल्स रेज करने वाला है। डिटर्मिनेशन की आंखों में वो रूफ के अराउंड जंप करता है और बॉम्ब्स पकड़ने की कोशिश करता है। वो पहले 3 को ग्रैब करने में कामयाब हो जाता है और जल्दी से बाकी की तरफ दौड़ता है। हमारा लड़का फिर वॉल पर पार्कोर करता है और अपने पैरों से बाकी 3 को कैच कर लेता है। मकोटो पूरा सीन अनफोल्ड होते देखता है और कहता है कि काइडो में एब्सोल्युटली कुछ भी नॉर्मल नहीं है, पर फिर अचानक एक और बॉम्ब ग्राउंड की तरफ टॉस करता है। काइडो उसे डेस्परेटली पकड़ने की कोशिश करता है जबकि असैसिन उसे टॉन्ट करता है कि वो पूरे स्टूडेंट बॉडी को ऐसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। हमारा हीरो क्यूब को ग्रैब करने में फेल हो जाता है जब वो नीचे फील्ड में गिरता है और पीछे ल्यूनेटिक अपनी फिंगर स्नैप करता है और बॉम्ब को सेट ऑफ कर देता है। काइडो अपना फेस ब्लास्ट से शील्ड करता है जबकि नीचे स्टूडेंट सडन एक्सप्लोजन से पैनिक करते हैं और एरिया से भाग जाते हैं। मकोटो उसे रीअश्योर करता है कि उसने बॉम्ब को ग्राउंड तक पहुंचने से पहले एक्सप्लोड करने के लिए एडजस्ट किया था ताकि कोई चोट न खाए। इसे एक लिटिल बोनस कहता है क्योंकि उसने 6 बॉम्ब्स कैच किए। काइडो रेज करने वाला था पर मकोटो उसे कट ऑफ करता है और बॉम्ब्स निकालता है जब वो पूछता है कि वो असल में है कौन और क्या वो उनके रैंक्स ज्वाइन करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद हमारा लड़का जवाब देता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है और वो कभी भी उसे ज्वाइन नहीं करेगा। मकोटो इस रिप्लाई से जेन्युइनली डिसअपॉइंटेड दिखता है और फिगर करता है कि काटो कन्विंस नहीं होगा जब तक कुछ लोग नहीं मरते, पर हमारा लड़का सिर्फ एक नाम ड्रॉप करता है रिस्पॉन्स में, गंगेर। इस नाम का जिक्र करना असैसिन को वाइल्ड लुक के साथ टर्न करने पर मजबूर कर देता है जबकि काइडो कामली कहता है कि वो एक बार गंगेर के नाम से जाना जाता था। जब स्कूल के स्पीकर्स इवैक्यूएशन अनाउंस करते हैं, मकोटो हमारे हीरो को घूरता है और उस पर गुस्सा होता है कि उसने गंगीर का नाम भी लिया, पर तभी वो रिवील करता है कि वो सिर्फ टाइम बाय कर रहा था और मकोटो के प्रोसेस करने से पहले स्कूल ऑफिशियल्स रूफटॉप पर आते हैं किसी छूटे हुए स्टूडेंट को चेक करने के लिए। पिंक हेड पंक उसे 3 दिन देता है डिसाइड करने के लिए कि वो उन्हें ज्वाइन करेगा या नहीं और वार्न करता है कि अगर उसने मना किया तो उसे रिग्रेट होगा। उसके बाद स्टूडेंट्स एक्सप्लोजन की वजह से स्कूल से जल्दी फ्री हो जाते हैं और ऑनगोइंग चिटचैट है कि बड़े एक्सप्लोजन से कोई चोट नहीं खाया और यूजुआ काइडो से पूछती है कि वो घर क्यों नहीं जा रहा। काइडो समझाता है कि उसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है और चाहता है कि यूजुआ घर पर रहे क्योंकि एक्सप्लोजन उस पर एक और अटैक हो सकता है। तभी कावाई पैशन से चिल्लाता है कि सेफ्टी मेजर्स बढ़ा दिए गए हैं और उसने यूजुआ को प्रोटेक्ट करने के लिए मार्शल आर्ट सीखना शुरू कर दिया है। फिर भी उसका ओवर द टॉप एंथुजियाज्म सिर्फ यूजुआ को अनॉय करता है। यूजुआ काइडो से कहती है कि अगर कुछ भी होता है तो उसे टेक्स्ट करे और वो अग्री करता है, पर जैसे ही वो ड्राइव करके चली जाती है वो मकोटो की तरफ मुड़कर घूरता है जैसे उसे बताने के लिए कि वो किसी को बेवकूफ नहीं बना रहा। इस दौरान जब मकोटो काइडो को ऑब्जर्व करता है वो पॉजिटिव है कि तुझे किसी को भी गंगीर का नाम डिस्ग्रेस नहीं करने देता। बाद में लोकल ट्रेन में हमारा लड़का उम्मीद करता है कि अकात्सुकी का ध्यान उसने यूजुआ से हटाकर अपनी तरफ डाइवर्ट कर दिया है, याद करते हुए कि भले ही अकात्सुकी डिवाइन स्पीयर्स में सबसे यंग है, उसकी एबिलिटीज कोई मजाक नहीं है। अपनी मुट्ठी बीच कर वो सोचता है कि वो अपने नए बॉडी की आदत हो गई है, पर उसे अभी भी लंबा सफर तय करना है डिवाइन स्पीयर से कॉम्बैट में लड़ने से पहले। ये विचारों से चिंता दिलाता है कि अगर 3 दिन बाद उनका सामना हुआ तो वो हार सकता है। फिर भी ये उसकी डिटर्मिनेशन को हिला नहीं सकता कि यूजुआ को प्रोटेक्ट करे, भले ही इसका मतलब पिंक हेड पंक को मारना हो। तभी हमारा लड़का शिबुया स्टेशन पर उतरता है और उस जगह की तरफ जाता है जहां उसे पहली बार मारा गया था। वो बालकनी पर जंप करता है जबकि सोचता है कि वो यहाँ क्यों आया, जबकि मराया उसका इंतजार नहीं कर रही होगी। जब दरवाजा अचानक खुलता है वो सोचता है कि क्या ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सेट किया गया ट्रैप हो सकता है, पर इसके बावजूद वो अपार्टमेंट में स्ट्रोल करता है सिर्फ ये देखने के लिए कि क्राइम सीन क्लीन कर दिया गया है जबकि बाकी जगह अब भी वैसी ही दिखती है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो फाइटिंग स्टांस में स्नैप करता है, एक असैसिन की उम्मीद करता है। सिर्फ ये देखने के लिए सरप्राइज्ड होता है जब उसका कुत्ता जॉन वहां टेल वैगिंग करता खड़ा होता है। जॉन एक्साइटेडली वुफ करता है जब गुड बॉय उसकी तरफ दौड़ता है और हमारा हीरो नोटिस करता है कि उसके मुंह में एक फ्रिस्बी क्लैम्प्ड है। ये साइट उसे उन दिनों की याद दिलाता है जब वो और मे पार्क में जाते थे और जॉन के साथ फेच खेलते थे, और उसकी आंखें टेयरफुल हो जाती हैं जब उसे रियलाइज होता है कि कुत्ता अब भी उसे याद करता है। तभी उसकी नजर के कॉर्नर में कुछ कैच होता है और वो एक फोटो देखता है जिसमें वो, मराया और जॉन बीच पर एक साथ हैं।
ये उसे उस वक्त की याद दिलाता है जब वो रोड ट्रिप पर थे, जब उसने उसे कहा था कि भले ही उसे उसके काम का नेचर कभी समझ नहीं आया, मैं हमेशा चाहती थी कि वो खुश रहे। वो जवाब देता है कि वो अपनी जिंदगी से सेटिस्फाइड है और उसे प्रोटेक्ट करते हुए मर जाएगा, पर मैं सिर्फ कहती है कि एक डेड मैन खुश नहीं हो सकता और वो चाहती है कि वो एक बार जीने की कोशिश करे। अब विडो की तरह रो रहा हमारा हीरो रिग्रेट करता है कि वो कभी उसे खुश नहीं कर सका और अब वो सिर्फ उसकी यादों में एग्जिस्ट करती है। इसके बाद वो घर वापस आता है और अपनी फैमिली को बताता है कि एक कपल को मुश्किल सर्कमस्टेंसेस की वजह से अपना कुत्ता छोड़ना पड़ा, तो वो उसे घर ले आया और सोचता है कि क्या वो उसे रख सकते हैं। बार्गेन करने से पहले ही टेरो तुरंत कुत्ता अडॉप्ट करने को अग्री करता है और क्योटो सजेस्ट करती है कि वो टर्न लेकर उसे वॉक कराएं। जब वो कुत्ते का नाम पूछते हैं, वो बताता है कि लास्ट ओनर्स ने उसे जॉन कहा था। बाद में वो युजुआ को टेक्स्ट करता है कि क्या कुछ हुआ है और वो कहती है कि चीज़ें काफ़ी बोरिंग है। वो मेंशन करती है कि उसने उसके नए कुत्ते के बारे में सुना है और पूछती है कि क्या वो उसे पेट करने आ सकती है, पर वो उसे कहता है कि अभी ना आए। अपने फ़ोन पर स्माइल करता है क्योंकि उसे पता है कि उसे क्या करना है। इसके बाद वो अकत्सुकी को कॉल करता है, जो मॉकिंगली पूछता है कि क्या उसने अपना माइंड चेंज कर लिया है, जबकि 3 दिन अभी बाकी हैं। पर हमारा लड़का कहता है कि वो गेम्स खेलना बंद कर चुका है और स्कूल रूफटॉप पर डॉन से पहले अकत्सुकी को बीटिंग देने के लिए रेडी है। वाव करता है कि ये एक बार और हमेशा के लिए खत्म कर देगा क्योंकि वो गुनगीर है। गुनगीर का नाम सुनने के बाद अकत्सुकी इतना एनरेज्ड हो जाता है कि वो अपने हाथ में फोन स्मैश कर देता है। उसके माइंड में काइडो जैसा कोई लॉर्ड तुझी से कंपेयर नहीं कर सकता, जो परफेक्ट असैसिन की डेफिनेशन था। फिर भी काओ उसके सामने गुनगीर का नाम क्लेम करने की हिम्मत करता है। 3 साल पहले मिडिल ईस्ट में दोनों एक डेंजरस मिशन पर एक साथ थे। एक पॉइंट पर अकत्सुकी ने क्रिटिकल मिस्टेक की थी जिससे वो कंप्लीटली एनिमी से घिर गया था। उसका लेफ्ट आर्म ब्लास्ट से उड़ा दिया गया था और ये क्लियर था कि वो मरने वाला है। जैसे ही उसने खुद को एंड के लिए स्टील किया, तुझी अचानक अपीयर हुआ और एक ब्लिंक में हर एनिमी को काट डाला। अकत्सुकी ने उसका शुक्रिया अदा किया, कहते हुए कि वो सिर्फ उसके ब्लास्ट की वजह से यहां तक पहुंचा है और उसे जिंदा वापस आने के लिए अर्ज किया, प्रॉमिस करते हुए कि वो वहां से मिशन का ख्याल रखेगा। अगली सुबह दोनों रूफटॉप पर मिलते हैं। अकत्सुकी कैजुअली काइटो से पूछता है कि वो क्या सोच रहा है, स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर यहां लड़ने आया है। काइटो जवाब देता है कि वो पहले उसे हराने का प्लान करता है और फिर अपनी क्लासेस अटेंड करेगा। हंसकर अकत्सुकी उसे कहता है कि दोनों के पास एग्जैक्ट सेम आइडिया था और ऐड करता है कि कल से वो सोच रहा था कि काइटो के मूवमेंट्स ऑलमोस्ट गुनगीर जैसे हैं। वो एडमिट करता है कि उसने एक बार उसके जैसा बनना चाहता था, पर अब जब काइटो ने उसे गुनगीर की प्रेजेंस फर्स्ट हैंड फील कराई है तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगा, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो उसे रोस्टेड फ्लैश के छोटे पीसेस में नहीं उड़ा देता। एक स्मर्क के साथ अकत्सुकी कहता है कि वो लड़ाई शुरू होने से पहले एक छोटा सा सीक्रेट शेयर करना चाहता है। वो रिवील करता है कि उसने स्कूल में कहीं बॉम्ब्स प्लांट किए हैं और क्योंकि उसका लेफ्ट प्रोस्थेटिक आर्म डायरेक्टली उसके ब्रेन से कनेक्टेड है, वो सिर्फ अपनी फिंगर्स के मूवमेंट से उन्हें इंस्टेंटली डेटोनेट कर सकता है। अगर काइटो उससे हार गया तो बहुत से लोग मर जाएंगे और ब्लडशेड रोकने का एक ही तरीका है उसके आर्म और ब्रेन के बीच कनेक्शन को सेवर करना। इससे 2 ऑप्शंस बचते हैं, या तो उसका आर्म काट दो या उसका ब्रेन डिस्ट्रॉय कर दो। हालांकि काइटो कामली पॉइंट आउट करता है कि एक तीसरा ऑप्शन भी है। बॉम्ब्स को डिसआर्म किया जा सकता है अगर अकत्सुकी अनकॉन्शियस हो जाए। ये सुनकर अकत्सुकी जेन्युइनली सरप्राइज्ड है और काइटो समझाता है कि उसने पहले ही उसे कहा था कि वो अकत्सुकी को जानता है। जब काइटो लड़ाई के लिए रेडी होता है, वो कहता है कि वो यहाँ उसे मारने नहीं आया, वो सिर्फ उसे रोकने आया है। एक कॉन्फिडेंस स्माइल के साथ काइटो पूछता है कि क्या अकत्सुकी सच में मानता है कि वो ये पुल ऑफ कर सकता है। फिर बिना वार्निंग के वो आगे डैश करता है और एक अटैक अनलीश करता है। अकत्सुकी उसे डॉज करने में कामयाब हो जाता है, पर हमारा लड़का नोट करता है कि उसका एक ही एडवांटेज है कि वो अकत्सुकी की टैक्टिक्स और पर्सनालिटी को जानता है, क्योंकि इस बॉडी का फिजिकल परफॉर्मेंस उसके अपने लेवल के करीब भी नहीं है। अकत्सुकी कई बॉम्ब्स हवा में टॉस करता है और जब वो डेटोनेट होते हैं, ब्लास्ट्स उसके टारगेट के आईज और ईयर्स को डिस्ट्रॉय करने का एम करते हैं। वो एक लेफ्ट हुक स्विंग करता है। हालांकि क्योंकि काइटो को इस टैक्टिक के बारे में पहले से पता है, तो वो स्विफ्टली डॉज करता है और अकत्सुकी के चेस्ट पर पंच लैंड करने के लिए मूव करता है। मिड एयर में अकत्सुकी अपना बॉडी शिफ्ट करता है और स्ट्राइक को इवेड करता है। फिर वो एक सॉलिड पंच से काउंटर करता है, काइटो को हवा में उड़ता भेज देता है। जब काइटो खुद को स्टडी करता है, अकत्सुकी कहता है कि पीछे उड़ना को इम्पैक्ट को सॉफन करने का सही कॉल था, क्योंकि उसके प्रोस्थेटिक आर्म से डायरेक्ट हिट काइटो का आर्म कंप्लीटली ऑब्लिटरेट कर देता। एक मेनेसिंग स्माइल के साथ अकत्सुकी वार्न करता है कि अगर काइटो सच में गुनगीर है तो ये उसकी कैपेबिलिटी से बहुत दूर है। पंच ने पहले ही काइटो के रिब्स क्रैक कर दी हैं और वो रियलाइज करता है कि डिवाइन स्पेयर्स ऐसे एनिमीज नहीं हैं जिनसे सिर्फ उनके टेक्निक्स जानकर जीता जा सके।
काइटो अपने आप से सोचता है कि एक किलर के रूप में पीसफुल लाइफ उसके लिए कभी नहीं बनी थी। फिर भी अगर वो जिंदा है तो इसकी कोई वजह जरूर होगी। चाहे उसका सामना किसी से भी हो, वो बिना किसी को मारे जीतेगा। वो उन सब के लिए सर्वाइव करेगा जो उसकी परवाह करते हैं। फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ वो अपना सबसे हार्ड पंच फेंकता है और दोनों रैपिड ब्लोज एक्सचेंज करते हैं, पर काइटो को अचानक अपने सिर में शार्प पेन महसूस होता है। अकत्सुकी इस मोमेंट का फायदा उठाता है, एक फ्लरी ऑफ स्ट्राइक्स अनलीश करता है। काइटो ने वेट करने की कोशिश करता है, पर वो सबसे बच नहीं पाता। वो अपने आप से कहता है कि उसे अपने ओपोनेंट के मूवमेंट्स को और फोकस से पढ़ने की जरूरत है। अकत्सुकी एक हेवी किक लैंड करता है, जिससे काइटो पीछे स्किड करता है। दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ने पर अकत्सुकी एक और बॉम्ब फेंकता है और उसे डेटोनेट करता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और वो फिनिशिंग स्ट्राइक के लिए रश करता है, पर क्योंकि काइटो उसके हर मूव को जानता है तो वो पहले से तैयार होता है। अकत्सुकी फुल फोर्स पंच फेंकता है, पर काइटो उसे ब्लॉक करता है। उसे कहता है कि वो उसका रेज और किलिंग इंटेंट फील कर सकता है और इस तरह की चीज उसकी विल को नहीं तोड़ सकती। वो अकत्सुकी के सारे गुस्से को एब्जॉर्ब करेगा और उसे पूरा स्वॉलो कर लेगा। अकत्सुकी सेंस करता है कि कुछ गलत है और पीछे जंप करता है। इस दौरान काइटो अपना सिर पकड़ता है, जब उसके सेंसेस इतने शार्प हो जाते हैं कि वो ना सिर्फ अपने आसपास के फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकता है, बल्कि असैसिन की कॉन्शियसनेस को भी। अकत्सुकी इस सडन चेंज इन एटीट्यूड से कॉट ऑफ गार्ड होता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ। वो सोचता है कि उसने लास्ट अटैक काइटो के ब्लाइंड स्पॉट से लॉन्च किया था और ये समझ नहीं पाता कि ये स्कूल किड उसे कैसे ब्लॉक कर पाया, जैसे उसे पहले से पता था कि ये कहां से आएगा। वो कुछ और बॉम्ब क्यूब्स निकालता है और कहता है कि चीजें अब इंटरेस्टिंग होने लगी हैं। वो सीरियस लुक के साथ झुकता है और कहता है कि उसे नहीं पता काइटो क्या सोच रहा है, पर प्रॉमिस करता है कि अगले मूव से उसके डिफेंसेस को तोड़ देगा। हमारा लड़का डिफेंसिव पोजीशन लेता है और रियलाइज करता है कि अकत्सुकी एक बार फिर ऑफेंस पर है। पिंक हेड असैसिन एक बॉम्ब को अपने पीछे ड्रॉप करता है और ब्लास्ट का यूज करके दूसरा बॉम्ब क्यूब फुल स्पीड से काइटो की तरफ भेजता है। एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, पर हमारा लड़का जिन्वू बनकर लास्ट सेकंड में साइड में स्टेप करके उसे डॉज कर लेता है, जिससे आइटम उसके पीछे एक्सप्लोड होता है। अकत्सुकी उसे इंप्रेसिव कहता है कि उसने उसके स्पेशल अटैक को डॉज कर लिया, पर वो सोचता है कि अगर हमारा हीरो इतनी आसानी से असैसिनेट हो गया तो उस जैसे एलीट स्पीयर को भेजने का कोई पॉइंट नहीं होता। पर हमारा लड़का उसे साइलेंट ट्रीटमेंट देता है और जो भी पिंक हेड लड़का फेंक सकता है उसे फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। घर पर जॉन एक्सप्लोजन से जाग जाता है और काइटो की माँ भी, जो सोचती है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो सोचती है कि शायद ये फायरवर्क्स होंगे। इस दौरान रूफटॉप पर दोनों अब भी फुल फोर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। अपने फिस्ट से गार्ड करते हुए काइटो सोचता है कि भले ही अकत्सुकी के हाथों को देखना इम्पॉसिबल है, पर वो फिर भी उसके हर मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है, क्योंकि उसे उसके सारे पैटर्न्स पता हैं। अकत्सुकी टेंस होता है जब वो अपना नेक्स्ट मूव प्रिपेयर करता है, पर हमारा लड़का एक्सपर्टली प्रिडिक्ट करता है कि वो 4 बॉम्ब्स फेंकने वाला है जो उसके सामने 2 मीटर पर डिटोनेट होने चाहिए। जैसे ही असैसिन उन्हें एक्टिवेट करने वाला होता है, काइटो उन सबको मल्टीपल डायरेक्शंस में किक कर देता है ताकि वो स्प्रेड हो जाए, जिससे पूरा रूफटॉप पावरफुल एक्सप्लोजन से कवर हो जाता है। काइटो अपने पैरों पर खड़े रहने में कामयाब होता है जब वो इंटेंस एक्सप्लोजन से अपना चेहरा शील्ड करता है, पर फिर वो असैसिन के नेक्स्ट मूव को प्रिडिक्ट करता है और लेफ्ट से आने वाले पंच को डॉज करता है। हमारा लड़का अपने कुछ शार्प जैब्स से काउंटर करता है, जिससे अकत्सुकी डिफेंसिव पर चला जाता है और रियलाइज करने लगता है कि कुछ डेफिनेटली गलत है। वो सोचता है कि ये क्या हो रहा है, जबकि वो एक भी हिट लैंड नहीं कर पा रहा। असैसिन सोचता है कि काइटो की आंखें और कान बॉम्ब्स की वजह से कब के आउट ऑफ कमीशन हो जाने चाहिए। स्कॉर्चिंग हीट का जिक्र न करें, जो सांस लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देती है। हालांकि हमारे लड़के की आंखों का लुक अकत्सुकी को ऐसा फील कराता है जैसे वो उसके सारे मूवमेंट्स को देख सकता है, जिससे उसे अपने बिलीवेड गुनगीर की याद फ्लैशबैक में आ जाती है। वो याद करता है जब काइटो ने कहा था कि वो गुनगीर है, पर ये उसे रेज आउट कर देता है जब वो हमारे लड़के पर चिल्लाता है कि उसके साथ स्क्रू ना करे। वो डिमांड करता है कि क्या ये हाई स्कूल किड उसका 2G है, और अगर ये सच है तो अभी क्यों अपीयर हुआ। दूसरी तरफ काइटो हार्डली होल्ड कर रहा है जब वो अपनी सांस पकड़ने के लिए स्ट्रगल कर रहा है, पर फिर भी अपने फिस्ट्स को ऊपर रखता है। वो रियलाइज करता है कि भले ही वो असैसिन के मूवमेंट्स को पढ़ सकता है, लड़का अभी वे टू फास्ट है और वो इस अनट्रेन्ड बॉडी में ज्यादा देर तक कीप अप नहीं कर सकता। वो लेज पर जंप करता है और फाइनली भागना बंद करने का माइंड बना लेता है। इसी वक्त अकत्सुकी सोचता है कि अब उसके लिए भागने की कोई जगह नहीं बची। वो एक हैंडफुल बॉम्ब्स उठाता है और सोचता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसके मूव्स प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं, और उसे चैलेंज करता है कि वो अटैक डॉज करे जब वो बॉम्ब क्यूब्स हमारे हीरो की तरफ फेंकता है। हमारा हीरो उसी मोमेंट में लॉक इन करता है और अपने बॉडी के हर आउंस ऑफ स्ट्रेंथ का यूज करके आगे दौड़ता है। अपने आप से स्वेयर करता है कि वो कभी भी किसी को अनहैप्पी नहीं करेगा। आकाश की बॉम्ब एक्टिवेट करता है और पूरे रूफ को सन की तरह लाइट अप कर देता है, पर काइडो आगे बढ़ता रहता है, भली वो अब देख नहीं सकता। वो असैसिन को अपने सामने सेंस करता है और स्ट्राइक के लिए जाता है, पर अकत्सुकी उसे डॉज कर लेता है और अपने मेटल हैंड में बॉम्ब क्यूब का यूज करता है जब वो सीधा हमारे लड़के के सर पर नकल सैंडविच फेंकता है। हालांकि काइडो उसे बुक की तरह पड़ता है, अपने एल्बो से पंच ब्लॉक करता है, जिससे वो कंप्लीटली ऑफ गार्ड हो जाता है और ब्लॉक के बाद एक डेवेस्टेटिंग एल्बो सीधा उसके फेस पर मारता है।
पर वो यहाँ नहीं रुकता। वो कत्सुकी के नाम पर चिल्लाता है और एक सैवेज पंच बॉडी पर मारता है, फिर एक किक सीधा उसके गट पर मारता है। ये ब्लो उसके मेटल आर्म को शैटर कर देता है और असैसिन को रूफ के एज के ऊपर उड़ता भेजता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है जब उसका बॉडी नीचे हार्ड अनवेलकमिंग कंक्रीट की तरफ बढ़ता है। सीन फिर एक फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहां यंग असैसिन गनगीर को कहता है कि उसे भूल जाए और डेंजर से निकल जाए, पर हमारा हीरो उसे कहता है कि वो अपने एक भी दोस्त को मरने नहीं देना चाहता। गनगीर फिगर करता है कि ये माइंडसेट एक असैसिन के लिए सूट नहीं करता, पर यही वजह है जिसने उसे ये चॉइस बनाया। चाहे अपोनेंट कितना भी बड़ा हो, वो अपने सेंस ऑफ जस्टिस को परस्यू करेगा। अकत्सुकी आखिर में वेकअप करता है और काइडो से पूछता है कि उसने उसे क्यों बचाया, और वो जवाब देता है कि उसकी सिर्फ प्रायोरिटी बॉम्ब को डिसार्म करना था और उसने पहले से ही उसे अनअलाइव करने का नहीं सोचा था। असैसिन स्मर्क करता है और उसे कहता है कि वो अकेला पूरी ऑर्गेनाइजेशन को नहीं हरा सकता, पर काइडो फॉर्म रहता है कि वो करेगा चाहे कुछ भी हो, क्योंकि ये एक फॉर्मर असैसिन के रूप में उसका एक ही सेंस ऑफ जस्टिस है। फैमिलियर वर्ड्स और लुक अकत्सुकी को सरप्राइज करते हैं, उसे गंगीर की याद दिलाते हैं, जबकि काइडो कहता है कि चाहे ये ग्रेट विल हो या ओडिन, वो प्रॉमिस करता है कि वो सबको हरा देगा। ये स्टेटमेंट अकत्सुकी को लाफ्टर में बर्स्ट कर देता है। वो काइडो के वर्ड्स रिपीट करता है और उसे इनसेन कहता है कि वो ऐसी चीज के बारे में भी सोच सकता है। लड़के के सरप्राइज के लिए असैसिन उसे बिलीव करता है कि वो सच में 2G है। लड़का स्माइल करता है और कहता है कि सिर्फ 2G जैसा इंसेन ही इतनी वाइल्ड बात कह सकता है। जब हमारा हीरो अकत्सुकी को सरप्राइज में देखता है, पिंक हेयर्ड लड़का फिर मेन टॉपिक पर आता है और उसे पूछता है कि वो टूथपिक जैसा क्यों दिखता है जब उसे 6 फीट डीप अंडरग्राउंड होना चाहिए था। काइडो जवाब देता है कि वो भी श्योर था कि वो तब मर गया था, पर जब वो उठा वो अचानक काइडो के बॉडी में था। वो अपने ब्रेन की तरफ इशारा करता है और कहता है कि अभी के लिए यही 2G का बचा हुआ हिस्सा है, जिससे अकत्सुकी जेन्युइन सरप्राइज में बैठ जाता है। हमारा हीरो कंटिन्यू करता है कि हिट का ऑर्डर देने वाला सिर्फ ओडिन हो सकता है, जिससे अकत्सुकी के चेहरे का रंग पूरा उड़ जाता है। काइडो फिर उसे कहता है कि उसे डेफिनेटली स्ट्रांग होने की जरूरत है और अकत्सुकी से पूछता है कि क्या वो उसकी हेल्प करेगा, जिससे असैसिन को वापस उस सीन का फ्लैशबैक मिलता है। अकत्सुकी एक बार फिर हंसता है और उसे कहता है कि मजाक बंद करो। वो अपना मेटल आर्म उठाता है और कहता है कि अब चाहे कोई भी ऑर्डर दे वो उसे नहीं मार सकता, जब उसे यकीन हो गया है कि कायो 2G है। हमारा हीरो पूछता है कि क्या वो ऑर्गेनाइजेशन में वापस जा रहा है, पर असैसिन सीधा इनकार करता है और कहता है कि ऐसी हार के बाद वापस जाना इम्पॉसिबल है। फिर वो लड़के से पूछता है कि अब वो क्या प्लान करता है और अकत्सुकी सीरियस हो जाता है, कहता है कि वो थोड़ी देर के लिए सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने के बाद डिसाइड करेगा, क्योंकि उसे अभी भी इम्पॉसिबल लगता है कि ओडिन 2G को टारगेट करेगा। वो हमारे हीरो को कहता है कि वो भी निकल जाए क्योंकि पुलिस शायद रास्ते में है, और मजाक करता है कि स्कूल शायद काफी टाइम के लिए बंद रहेगा। वो हमारे हीरो को जाते हुए देखता है और उसे बुलाने लगता है, पर अचानक वो जमीन पर कोलैप्स कर जाता है। वो सोचता है कि ये क्या हो गया, जब उसे अपना माइंड स्लिप होता महसूस होता है। इस दौरान कुछ अननोन असैसिन सीन में आते हैं और प्लान के मुताबिक गंगीर को रिट्रीव करने लगते हैं। एक आवाज हमारे हीरो को बुलाती है, उसे कहती है कि अब उठ जाए, और वो सोचता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। उसकी आंखें आखिर में खुलती हैं जब वो आसपास देखता है, सोचता है कि वो कहां है, और उसे रियलाइज होता है कि वो अपने ओरिजिनल बॉडी में वापस आ गया है। आवाज फिर कहती है कि वो आखिर में उठ गया है और उसे बताती है कि वो दोनों अब एक दूसरे का हिस्सा है। काइडो धीरे से उसकी तरफ फ्लोट करता है, जिससे 2G की आंखें सरप्राइज में बड़ी हो जाती हैं। काइडो फिर उसे बुलाता है और कहता है कि उस पावर के साथ युजुआ को प्रोटेक्ट करें, पर 2G उसे छोड़ने से इनकार करता है और लड़के के लिए चिल्लाता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। इसी वक्त वो कोल्ड स्वेट में भीगा हुआ उठता है और एक फ्रेंडली कैनाइन फेस द्वारा ग्रीट किया जाता है। जमीन पर लेटे हुए वो सोचता है कि अब वो कहां है। नीचे पेरेंट्स न्यूज देख रहे हैं, जो स्कूल में एक और एक्सप्लोजन की रिपोर्ट करता है। दोनों बॉम्ब ब्लास्ट से एक्सट्रीमली वरीड हैं और क्योतो पूछती है कि क्या उन्हें काइडो को अस्पताल ले जाना चाहिए, क्योंकि उसके मैसेजेस कहती हैं कि वो जल्दी घर आया और सोने चला गया क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था। पिता पूछता है कि क्या वो ज्यादा चिंता कर रही है और कहता है कि काइडो शायद सब कुछ होने की वजह से एग्जॉस्टेड है, और उसे रियश्योर करता है कि उनका बेटा थोड़ी रेस्ट के बाद ठीक हो जाएगा। इस दौरान काइडो सीलिंग को घूरता है, जबकि सोचता है कि उसका सिर अभी भी फजी फील कर रहा है, और रियलाइज करता है कि वो आधा दिन सोया है। उसे याद है कि रूफ टॉप पर उसे चक्कर आया था। फिर वो अपने रूम में उठा जहां उसके वुंड्स पहले से ही ट्रीट किए हुए थे। उसे याद है कि अकत्सुकी ने आखिर में उसे बिलीव किया कि वो 2G है। फिर भी वो सोचता है कि क्या उसने इस वीक बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ दिखाई कि उसे ट्रूली कन्विंस किया जा सके। वो इनक्रेडिबल फीलिंग पहले ऐसा था जैसे अकत्सुकी के इमोशंस उसमें फ्लो कर रहे हों, और इसके बिना उसके मरने का हाई चांस था। वो अभी भी सोचता है कि उसके बॉडी के साथ क्या हुआ, पर तभी उसका फोन रिंग करता है। जब वो देखता है कि ये युजुआ है तो वो जल्दी जवाब देता है और चिल्लाकर पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। वो तुरंत सवाल उस पर फ्लिप करती है क्योंकि उसने सुबह से उसके सारे मैसेजेस इग्नोर किए। वो सॉरी बोलता है और कहता है कि वो अभी तक सो रहा था और वो बस खुश है कि वो सेफ है। फिर वो उसे स्कूल में हुए एक्सप्लोजन के बारे में बताती है, जिससे रूफ उड़ गया और क्लासेस अब सप्ताह भर के लिए कैंसिल हैं, जिसके बारे में वो प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ पता नहीं है। वो रियलाइज करती है कि कुछ गलत है और पूछती है कि क्या को इसमें फिर से इन्वॉल्व है, जिससे उसे कोल्ड स्वेट छूटने लगता है। फिर वो उसे स्कोल्ड करना शुरू कर देती है और कहती है कि वो हमेशा ट्रबल में पड़ता है, और ये भी पूछती है कि क्या वो बीमार होने के बजाय स्कूल एक्सप्लोजन में हर्ट हुआ है। काइडो बैठता है और सोचता है कि ये लड़की हमेशा की तरह शार्प है। वो सवार उस पर वापस करता है और पूछता है कि क्या वो भी डेंजर में थी।
और फिर उसे कहता है कि अब चिंता ना करे क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कुछ भी हो वो उसे प्रोटेक्ट करेगा। यूजुआ टमाटर से ज्यादा लाल हो जाती है और डिमांड करती है कि उसमें क्या आ गया और उसे कूल हीरो टॉक से डिस्ट्रैक्ट ना करने को कहती है। वो बात करती रहती है जबकि नीचे काइडो की माँ दरवाजे की घंटी बजाती है पर कोई नहीं मिलता और उसके बजाय जमीन पर एक पैकेज दिखता है। जल्दी ही काइडो के दरवाजे पर नॉक होती है और उसकी माँ पूछती है कि क्या वो जाग रहा है और कहती है कि उसके लिए एक पैकेज है जिसे वो हॉलवे में छोड़ देती है। को ये सस्पिशियस लगता है क्योंकि उसने कुछ ऑर्डर नहीं किया और उसकी माँ उसे कहती है कि अगर वो ठीक फील कर रहा है तो डिनर के लिए आ जाए, जबकि यूजुआ नोटिस करती है कि देर हो गई है और गुड बाय कहती है। काइडो बॉक्स उठाता है और उसे हाथ में वेक करता है जब वो कोई ट्रैप सेंस नहीं करता, पर जब वो उसे खोलता है तो उसकी आंखें शॉक में बड़ी हो जाती हैं जब वो अपना ओरिजिनल असैसिन नाइफ और एक कार्ड देखता है। वो सोचता है कि उसे उसके घर कौन भेज सकता है। जब वो कार्ड उठाता है उसे कोऑर्डिनेट्स का एक सेट दिखता है और वो अपने आप से कहता है कि उसे सेंडर से मिलना ही होगा चाहे कुछ भी हो। हमारा हीरो शिनजुकू में नोट पर लिखे कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए भटकता है और नोटिस करता है कि भले ही जगह स्टेशन के पास है पर फुट ट्रैफिक शार्पली कम हो जाता है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि नोट का सेंडर शायद ऐसी जगह छुप रहा हो और वो सवाल करता है कि क्या ये वो शख्स हो सकता है जिसने उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट किया। थ्योराइज करता है कि ये काइडो होना चाहिए। आखिर में वो एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर आता है और तुरंत सेंस करता है कि ये परफेक्ट हाइड आउट हो सकता है। वो लॉबी में स्टेप करता है पर उसे खाली पाने के बाद वो आगे बढ़ता है। वो आखिर में एक लोअर लेवल के एंट्रेंस पर स्टंबल करता है और जल्दी सस्पेक्ट करता है कि ये नाइफ भेजने वाले का ट्रैप हो सकता है। जब वो बेसमेंट पार्किंग एरिया में पहुंचता है वो दरवाजा खोलता है और आगे बढ़ता है, सोचता है कि उसे इस जगह क्यों बुलाया गया, जबकि अचानक वो एक स्नीक अटैक से मुश्किल से डॉज कर लेता है। पीछे एक एरो देखकर वो क्रॉसबो पकड़े शख्स को अपनी फीमेल अकम्प्लिस के साथ रिवील होते हुए देखता है और वो रिमार्क करती है कि एरो डॉज करना कोई फ्लूक नहीं हो सकता क्योंकि रियल गंगीर तो बुलेट्स भी डॉज कर सकता है। वो फिर कमेंट करती है कि हमारे बंदे का ब्रेन अच्छा काम कर रहा है और हमारा बंदा जो उन्हें पहचानता नहीं पूछता है कि क्या वो लोग ही हैं जिन्होंने उसे यहाँ बुलाया, पर क्रॉसबो वाला कहता है कि वो जवाब पाने के लायक नहीं है और एक और एरो लोड करता है। वो उसे शूट करता है, कहता है कि हीरो को खुद को डिफीट करके प्रूव करना होगा। हमारा लड़का लास्ट मोमेंट में उसे डॉज कर लेता है और पीछे से ग्लोइंग आईज का एक पेयर उन्हें घूरते हुए देखता है। लड़की अपनी एल्बो स्विंग करती है पर वो जस्ट इन टाइम रेंज से ग्लाइड कर जाता है जिससे उसकी स्ट्राइक पिलर पर लगती है। इसी दौरान वो जल्दी गेज करता है कि ये ड्यूओ मिड लेवल लैंस की कैपेबिलिटी रखता है और जब वो एक अनदर स्ट्राइक लॉन्च करती है वो उसके पंचेस को डिफ्लेक्ट करता है, जबकि नोटिस करता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन के पुराने टैक्टिक का यूज कर रहे हैं जिसमें क्रॉसबो से ओपनिंग बनाई जाती है और क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट से खत्म किया जाता है। तभी दूसरा बंदा पीछे से हुक स्विंग करता है पर हमारा लड़का पिवट करता है और डबल स्ट्राइक के लिए मूव करता है। लड़की के स्टमक पर एक अपरकट और बंदे के चिन पर एक राउंड हाउस के ग्लैंड करता है। इम्पैक्ट लड़की को उड़ता भेजता है जबकि बंदा पीछे स्टैगर करता है, सोचता है कि उसे किस तरह का फोर्स हिट किया, फिर वो दोबारा ट्राई करने के लिए आगे जोल्ट करता है। हमारा लड़का ओपोनेंट्स के मूव्स को एक मील डोर से देख लेता है जैसे पिछली लड़ाई में और प्रिडिक्ट करता है कि ओपोनेंट एक 4 स्ट्राइक कॉम्बो से शुरुआत करेगा जिसमें पहला लेफ्ट डाउनवर्ड स्लैश होगा। तो इससे पहले की शुरुआत हो उसे रियलाइज होता है कि उसे डॉज करने की जरूरत नहीं। वो पहला ब्लो ब्लॉक करता है और एक जैब उसके चेस्ट में मारता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है उसकी स्पेशियल अवेयरनेस, रिएक्शन स्पीड और एक्शन प्रेडिक्शन ड्रामेटिकली एक्सेलरेट होती हैं और वो दोनों असैसिन्स को कंप्लीटली ओवरवेल्म कर देता है। औरत जल्दी रियलाइज करती है कि उन्हें किसी बच्चे ने नहीं हराया बल्कि उनके बीच सबसे स्ट्रॉन्ग किलर ने, जिसे गुंगिर के नाम से जाना जाता है। तभी क्रॉसबो वाला हंसता है और हीरो की तारीफ करता है कि वो बुरा नहीं है, पर कहता है कि वो खेलना बंद कर चुका है और अपनी पॉकेट में हाथ डालता है जब उसकी पार्टनर उसे चिल्लाती है कि वो रुक जाए क्योंकि ये उनके ऑर्डर्स के खिलाफ है। पर वो वापस चिल्लाता है कि इस तरह की ह्यूमिलेशन के बाद वो इसे खत्म नहीं कर सकता। अचानक एक तीसरी आवाज उसे रुकने को कहती है और एक फेमिलियर फिगर व्यू में आता है। हमारे लड़के तूजी को ग्रीट करता है और रिमार्क करता है कि उसका ब्रेन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा। हमारा लड़का तुरंत उसे ऑर्गेनाइजेशन का डॉक्टर कियोस्की कुजी के रूप में पहचानता है और उस पे इल्जाम लगाता है कि वो पूरे ब्रेन ट्रांसप्लांट के पीछे है और उसे ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करता है। पर डॉक्टर उसे काम डाउन करने को कहता है, समझाता है कि भले ही उसने उसे यहाँ बुलाया था, उसने ब्रेन सर्जरी परफॉर्म नहीं की थी। वो ऐड करता है कि उसने भी ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है और प्रॉमिस करता है कि वो उसे उस दिन के बारे में सब कुछ बताएगा जब वो मरा था। कंप्लीटली कंफ्यूज्ड हमारा लड़का कुजी की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वो कौन है। कुजी जवाब देता है कि वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगा और काइडो को बताता है कि उसे मारने का ऑर्डर था और उसे परफॉर्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका पार्टनर हयाते था। इस नाम के जिक्र पर हमारे हीरो का एक्सप्रेशन जल्दी से गुस्से में बदल जाता है। अगला, कुजी समझाता है कि ऑर्डर हाईली कॉन्फिडेंशियल था, सिर्फ चुनिंदा लोगों को पता था और वो उनमें से एक था। वो कहता है कि उसने सारी इंफॉर्मेशन लीक की थी जिससे काइडो का ब्रेन रिकवर किया जा सका और ऑर्गेनाइजेशन से छुपा लिया गया था। ये सुनकर काइडो पूछता है कि क्या इसका मतलब है कि कुजी ने ऑर्गेनाइजेशन को बिट्रे किया और फिर वो दूसरे दोनों के बारे में जानने की डिमांड करता है। कुजी जवाब देता है कि वो एग्रोस के मेंबर्स हैं, एक स्पेशल यूनिट जो जापानीज गवर्नमेंट के डायरेक्ट कमांड के नीचे ऑपरेट करती है। इस यूनिट का एक ही पर्पस है, ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को एनाहिलेट करना। वो ऐड करता है कि उन्हें ज्यादा कॉमनली आर्गोस के नाम से जाना जाता है और वही लोग हैं जिन्होंने टूजी के ब्रेन को काइडो के बॉडी में ट्रांसप्लांट किया। इस पर टूजी विजिबली इरिटेटेड हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उसका ब्रेन जापानीज गवर्नमेंट ने हैंडल किया था।
राहुल कमेंट करता है कि ये उसका पब्लिक सर्वेंट का जॉब था, जबकि रेखा पोलाइटली कहती है कि उसे मिलकर खुशी हुई। वो फिर समझाती है कि गवर्नमेंट ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन को अपना सबसे बड़ा थ्रेट मानती है। राहुल ऐड करता है कि 2G का ब्रेन सिर्फ इसलिए प्रिजर्व किया गया था क्योंकि उन्हें उसकी हेल्प चाहिए थी। इस दौरान काइडो जो कुछ सुना उसे प्रोसेस करने के लिए स्ट्रगल करता है। कुजी उसे बताता है कि उन्होंने ओरिजिनली उसके ब्रेन ट्रांसप्लांट का प्रोग्रेस मॉनिटर किया था और वो रिलीव थे कि उन्हें उसे मारना नहीं पड़ा, पर उस वक्त की सिचुएशन में उसकी डेथ इनएविटेबल लग रही थी। ये सुनकर हमारा लड़का उनसे पूछता है कि अगर उन्हें पता था कि उसे असैसिनेट किया जाने वाला है तो उन्हें यह भी पता होगा कि मराया डेंजर में थी। वो एक कोल्ड ब्लडेड स्टेयर देता है और ये इतना शार्प होता है कि रेखा डर जाती है। राहुल जल्दी कहता है कि उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्लेम करता है कि वो उस वक्त वहां मौजूद भी नहीं थे जब उसका सिर थ्रॉबिंग शुरू होता है। हमारा लड़का एक हाथ से उसे पकड़ता है और पूछता है कि क्या ये स्ट्रेंज पावर जो उसे किलिंग इंटेंट सेंस करने देता है वो भी ब्रेन ट्रांसप्लांट का साइड इफेक्ट है, पर कोई जवाब देने से पहले वो अचानक जमीन पर अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है। सबको कंफ्यूजन में फ्रीज कर देता है कि क्या करें। जब बाकी लोग कंसर्न्ड होते हैं, कुजी उस मिस्टीरियस एबिलिटी से ज्यादा इंट्रीग लगता है जो उसने अभी मेंशन की। ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन में वापस हशीमा इजुमी से पूछता है कि क्या आकत्सुकी ने कुछ रिपोर्ट किया है और ई जवाब देता है कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है और आकत्सुकी ने हर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन भी कट ऑफ कर दिया है। इजुमी एडमिट करता है कि आकत्सुकी हमेशा डील करने में डिफिकल्ट था, पर उसे पता है कि 12 डिवाइन स्पीयर्स को जो चाहे करने का अलाउंस है जब तक वो ओडिन के खिलाफ नहीं जाते। हशीमा फिर पूछता है कि क्या उसे लगता है कि 12 डिवाइन स्पीयर्स का कोई मेंबर डिफीट हो सकता है, पर ई उसके सवाल पर स्कॉफ करता है, कहता है कि उससे जोक सुनना सिस्टमैटिकली रेयर है। वो कमेंट करता है कि जब तक वो गुंगिर के घोष से डील नहीं कर रहे वो आकत्सुकी को किसी और से हारते इमेजिन नहीं कर सकता। हशीमा अग्री करता है कि गुंगिर की स्ट्रेंथ मॉन्स्टर्स थी, पर वो उसे याद दिलाता है कि वो आदमी पहले ही मर चुका है और उसका बॉडी कब का डिस्पोज कर दिया गया है। फिर भी इजुमी मेंशन करता है कि रूमर्स हैं कि आर्गोस ने इससे रिलेटेड कुछ डिस्कवर किया हो सकता है। दोनों आदमी अग्री करते हैं कि अगर उनके बीच में सच में कोई स्पाई है तो उन्हें सिचुएशन के वर्सन होने से पहले स्विफ्टली एक्ट करना होगा। गुस्से से भरा हशीमा कहता है कि उन्हें पहले आर्गोस को एलिमिनेट करना है, फिर फेनरेयर के सीट की तरफ ध्यान देना है, और इजुमी फर्मली अग्री करता है। इसी मौके पर हमारा लड़का एक बार फिर से माइंड रियल में खुद को पाता है और जल्दी पहचान लेता है कि ये वो जगह है जहां वो पहले भी आ चुका है। कायो उसके सामने अपीयर होता है और समझाता है कि ये वो जगह है जहां उनके माइंड्स मर्ज हुए हैं। इस मौके पर तुजी कंफर्म करता है कि उसे अब काइडो की आइडेंटिटी समझ आ गई है और पूछता है कि क्या ये स्ट्रेंज स्पेस उसकी पावर है। काइडो उसे टेल करता है कि वो इसे इसके ट्रूएस्ट सेंस में यूज कर सकता है जब तक वो अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करना सीख ले। तुजी उठता है और नोटिस करता है कि सिचुएशन स्ट्रेंजली उसके आकत्सुकी के साथ लड़ाई के बाद वाली सिचुएशन जैसी है, जहां वो हेडेक्स और डिजीनेस से कोलैप्स हुआ था और काइडो की कॉन्शियसनेस प्रेजेंट होते हुए उठा था। पास में बैठे कुजी उसे बताता है कि वो अभी उसके एक हाइडआउट में है जो पहले वाले पार्किंग गैराज से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। वो फिर समझाता है कि 2G के कोलैप्स होने से लेकर उठने तक एग्जैक्टली 1 घंटा 50 मिनट हुए हैं। उसने 2G के अनकॉन्शियस होने के दौरान उसके ब्रेन पर कई टेस्ट्स भी किए थे, कंफर्म करता हुआ कि न्यूरल कनेक्शंस में कोई इशू नहीं है। हालांकि ब्रेन एक्टिविटी नॉर्मल रेंज से काफी बियॉन्ड ऑपरेट कर रही है और ये कॉम्बैट के दौरान और भी स्पाइक करती है। कुजी के मुताबिक 2G जो किलिंग इंटेंट सेंस करता है वो शायद इस हाइटेंड ब्रेन एक्टिविटी की वजह से है। वो एडमिट करता है कि एक एक्सपर्ट की ओपिनियन आइडियल होती, पर अभी के लिए वो यकीन से कह सकता है कि ये कंडीशन एक्सट्रीमली डेंजरस है। कुजी वॉर्न करता है कि ओवरलोड ने पहले ही उसे आवर्स तक कोमा में डाल दिया था और अगर ये अनचेक्ड लंबा चलता रहा तो स्ट्रेन फेटल हो जाएगा। हमारा हीरो धीरे से खड़ा होता है, अपनी नाइफ पकड़ता है और सीधा कुजी पर पॉइंट करता है। वो आदमी को कोल्डली याद दिलाता है कि उसने अभी तक पहले वाले सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो डिमांड करता है कि क्या कुजी ने माई को सिर्फ उसे रिक्रूट करने के लिए छीने जाने दिया। अपनी आवाज काम रखते हुए कुजी जवाब देता है कि उसे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो उसके गुस्से को उस पर निकालने का कोई रीजन नहीं। वो आदमी फिर पूछता है कि क्या वो उसके साथ मरना प्रेफर करता। टेंशन ब्रेक होने से पहले राहुल अचानक दरवाजा खोलकर किक करता है और उसकी आवाज कट करती है जब वो हमारे लड़के को नाइफ नीचे रखने को कहता है। एक सीरियस लुक के साथ वो आदमी को टॉन्ट करता है, कहता है कि ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन एक डेंजरस ग्रुप है जो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने का एम करता है और अब उसका एक क्रेजी फॉर्मर मेंबर वहां बैठ उन्हें लेक्चर देने की कोशिश कर रहा है। कुजी बीच में बोलता है, समझाता है कि आर्गोस मानता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिफीट करने के 2 कीज है। पहला है गुंगिर, जबकि दूसरा एक सीक्रेट ट्रेजर है जिसे फेनरेयर का सीट कहते हैं, जिसे वो हर कीमत पर प्रोटेक्ट करने के लिए डिटर्मिन्ड है। ये सुनकर हमारे हीरो का दिमाग तुरंत उस वक्त की तरफ फ्लैशबैक करता है जब आकत्सुकी इसी वजह से युजुआ के पीछे गया था। फिर वो पूछता है कि वो उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। ये सुनकर राहुल बिना वक्त गवाए उसे फिर से नीडल करता है, कहता है कि अब वो फाइनली कोऑपरेटिव साउंड कर रहा है। पर 2G उन्हें अश्योर करता है जब वो कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन को नीचे लाना वो पहले से ही डिसाइड कर चुका है, चाहे वो उनके साथ हो या बिना उनके। और राहुल इसे अग्री करता है क्योंकि एक शेयर्ड गोल उसे ट्रस्ट करना आसान बनाता है। इसके साथ ही कुजी अपना प्लान लेआउट करता है। वो ऑर्गेनाइजेशन के एक कोर फैसिलिटी को टारगेट करने जा रहे हैं जहां हमारा हीरो पहले काम करता था। इसके वजूद के बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं। ये वो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहां फोर्स्ड ह्यूमन एवोल्यूशन, जिसे एवलॉन के नाम से जाना जाता है, स्टडी किया गया था।
ये एक स्पेशल टीम का घर भी है जो फेनरियर के सीट पर रिसर्च कर रही है। अगर वो एवलॉन की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो वो ट्रेजर के बारे में सब कुछ अनकवर कर सकते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि ये शायद उसे इस सच्चाई तक भी ले जाए कि युजुआ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। फिर वो कुजी से ऑपरेशन के फुल डिटेल्स देने को कहता है। जब वो दिन फाइनली आता है, एक एयरक्राफ्ट एक अननोन लोकेशन के ऊपर ऊंचा उड़ता है। कुजी उसके बगल में खड़ा होता है, समझाता है कि अगर वो रिसर्च को चुराकर और डिस्ट्रॉय करने में सक्सीड होता है तो ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक मैसिव ब्लो होगा। ऑपरेशन शुरू होने वाला है और जब वो मिशन के लिए खुद को रेडी करता है, क्लॉक टिक करता है और इन्फिल्ट्रेशन शुरू होने में सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। जब चॉपर टारगेट लोकेशन पर पहुंचने में 3 मिनट बचे हैं, राहुल 2G की तरफ देखता है और पूछता है कि क्या वो डर रहा है। 2G कामली जवाब देता है कि वो वैसा ही फील कर रहा है जैसा राहुल। हालांकि उसके माइंड में वो चुपके से सोचता है कि जिस मोमेंट का उसे इंतजार था वो फाइनली होने वाला है। ऑपरेशंस रूम में अटैक शुरू होने से पहले कुजी मिशन के डिटेल्स लेआउट करता है। वो समझाता है कि रिसर्च फैसिलिटी 2 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है, अबव ग्राउंड कॉम्प्लेक्स जिसमें 20 फ्लोर्स हैं और अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स। पास्ट में ये जगह असैसिन्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड थी, पर अब ये जेनेटिक मैनिपुलेशन के जरिए म्यूटेंट असैसिन्स प्रोड्यूस करने पर फोकस करता है। ये सुनकर रेखा कमेंट करती है कि ये बेसिकली एक फैक्ट्री है जो ऑर्डिनरी ह्यूमंस को मॉन्स्टर्स में बदल देता है। अपना ब्रीफिंग कंटिन्यू करते हुए कुजी कहता है कि उनका मेन टारगेट अंडरग्राउंड सेक्शन के तीसरे फ्लोर पर है, जहां सबसे वैल्यूएबल डेटा स्टोर किया जाता है, जिसमें फेनरियर के सीट पर क्रूशियल इन्फॉर्मेशन शामिल है। फिर राहुल मिशन ऑब्जेक्टिव आउटलाइन करता है कि डेटा रिट्रीव करना है और अगर पॉसिबल हो तो पूरे फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करना है। इसके लिए वो 2 टीम्स में स्प्लिट होंगे। एक सिक्योरिटी फोर्सेस का अटेंशन स्टील करेगी, जबकि दूसरी बिल्डिंग में इन्फिल्ट्रेट करेगी। भले ही एवलॉन एक एक्सट्रीमली क्लासिफाइड फैसिलिटी है, उसके डिफेंसेस प्रॉपर मिलिट्री बेस के लेवल के नहीं है, फिर भी इन्फिल्ट्रेशन मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें इंटरनल लेआउट का प्रिसाइज नॉलेज नहीं है। 2G वॉलंटियर करता है कि वो खुद इन्फिल्ट्रेशन हैंडल करेगा, पर राहुल उसे स्लाई रिस्पॉन्स देता है। कहता है कि ये शुरू से ही प्लान था और हिंट देता है कि उसे पहले से पता है कि 2G को अब तक जिंदा क्यों रखा गया है। एक स्लाई ग्रिन के साथ राहुल कहता है कि हमारे लड़के की लाइफ को वर्ल्ड पीस के लिए यूज किया जाएगा और ऐड करता है कि वो उसके साथ अंदर जाएगा, मतलब दोनों को साथ काम करना होगा। सिर्फ 90 सेकंड्स बचे होने पर राहुल और रेखा अपने फाइनल इंस्ट्रक्शंस देने शुरू करते हैं। वो सबको अपनी असाइंड पोजीशंस पर रहने का ऑर्डर देता है, जबकि रेखा टीम को बताती है कि 10 लोग उसके साथ रूफटॉप पर जाएंगे और दूसरे 10 मेन गेट पर। वो समझाती है कि उनका टास्क एक नॉइजी अटेंशन ग्रैबिंग एंट्रेंस क्रिएट करना है ताकि सिक्योरिटी ऑक्यूपाइड रहे, जैसे तुझे और राहुल को केओस के दौरान अंदर स्लिप करने का चांस मिले। हमारा हीरो उसे अश्योर करता है कि वो इससे बिना फील किए पुल ऑफ करेंगे और राहुल उसे इन्फॉर्म करता है कि वो साउथ साइड से एंट्री करेंगे। जब रैम्प खुलता है, राहुल नोट करता है कि घने क्लाउड्स के वजह से उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, पर हमारा लड़का जवाब देता है कि वो एवलॉन को क्लियरली अपने नीचे सेंस कर सकता है। जब उनका लैंडिंग पॉइंट पास आता है, 2G राहुल की तरफ मुड़ता है और लाउडली अनाउंस करता है कि वो अब गोंगीर नहीं रहेगा, वो कायो फुजीवारा है। इसके साथ ऑपरेशन शुरू होता है और सब लोग प्लेन से जंप करना शुरू कर देते हैं। हमारा हीरो हवा में उड़ता है और राहुल उसे कहता है कि वो बहुत तेजी से जा रहा है, पर वो उसकी नहीं सुनता क्योंकि वो सोच रहा है कि ये ग्रेट विल ऑर्गेनाइजेशन का फैसिलिटी है जहां असैसिन्स को ट्रेन किया जाता है और यहां उसे पता चलेगा कि युजुआ को क्यों टारगेट किया जा रहा है। जब वो पैराशूट डिप्लॉयमेंट जोन में पहुंचते हैं, सब अपने पैराशूट्स खोलते हैं और सेफली लैंड करते हैं। राहुल 2G पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे लगा था कि हमारा लड़का मर जाएगा, पर पता चलता है कि वो ऐसे स्टंट्स का काफी आदी है। उसकी कांस्टेंट गैपिंग से विजिबली अनोइड हमारा लड़का उसे कहता है कि अपना पैराशूट जल्दी छुपाए वरना कोई देख लेगा। वो बुशेस में छुपते हैं और एरिया स्काउट करते हैं और राहुल कहता है कि चीजें स्मूथली चल रही हैं जैसे कुजी ने बताया था, तो उन्हें सडन एंट्रेंस से आसानी से इन्फिल्ट्रेट करना चाहिए। वो 2G से कहता है कि वो शटर खोलेगा और अचानक ऊपर रूफटॉप पर एक ब्लास्ट होता है। रेखा मैसेज भेजती है कि प्लान के मुताबिक दोनों स्क्वाड्स ने डाइवर्जन शुरू कर दिया है, तो वो दोनों को कहती है कि जल्दी फैसिलिटी में इन्फिल्ट्रेट करें। जब राहुल शटर खुलता है, हमारा लड़का वहां खड़ा सोचता है कि अब ये सच में शुरू हो गया है। जब शटर खुलता है, राहुल उसे कहता है कि लीड करे और वो फॉलो करेगा। सायरन्स बजने लगते हैं और फैसिलिटी में एक इमरजेंसी अनाउंसमेंट होता है कि कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है और सिक्योरिटी टीम को तुरंत रूफटॉप और मेन गेट पर मूव करना चाहिए। फैसिलिटी के अंदर रिसर्चर्स पैनिक करते हैं और सोचते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी पर कौन अटैक कर सकता है। जब सारी सिक्योरिटी बिजी होती है, 2G और राहुल एक साथ हॉलवेज में जल्दी से मूव करते हैं। राहुल सोचता है कि रेखा और बाकी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सोचता है कि क्या सारी सिक्योरिटी रूफटॉप और मेन गेट पर चली गई है क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्वाइट है। अचानक 2G 4 एनिमीज के पास आने को सेंस करता है, तो वो जल्दी कॉर्नर पर मूव करता है और पहले अटैक करता है। वो पहले वाले को हेड पर पंच मारकर नॉकआउट कर देता है और बाकी लोग उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं, पर वो जल्दी मूव करता है और एक ही शार्प पंच से उन्हें भी नॉकआउट कर देता है। राहुल हैरान होता है कि उसने सिर्फ एक नाइफ से कितनी तेजी से 4 एनिमीज को मार दिया और वो सोचता है कि जब उसने उन दोनों से लड़ाई की थी तब उसने कितना होल्ड बैक किया था। 2G उसे कहता है कि स्टेयर्स जस्ट आगे हैं और उन्हें अब जल्दी मूव करना चाहिए।
ये सब मॉनिटर पर देखकर इज़ूमो कहता है कि वो सिर्फ 2 लोगों के साथ फैसिलिटी में इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं, पर वो काफ़ी स्ट्रांग हैं क्योंकि उन्होंने उनके एनहांस्ड असैसिन्स को बहुत आसानी से हरा दिया। इस दौरान ओमेगा उससे कहता है कि ये लोग प्रिटी डिलीशियस लग रहे हैं और इज़ूमो से पूछता है कि क्या वो जो चाहे कर सकता है अगर वो दोनों को एलिमिनेट कर देता है। बाकी सबकी तरह फ्रीडम चाहता है। एक चीकी स्माइल के साथ इज़ूमो अग्री करता है और उसे कहता है कि ओडेन ने उसे जो टास्क असाइन किया है वो एवलॉन को हर कीमत पर प्रोटेक्ट करना है। वो उसे कहता है कि वो उसकी पावर देखना चाहता है और अगर वो ये करता है तो वो ना सिर्फ ऑफिशियली लैंड्स के रूप में रिकग्नाइज होगा बल्कि 12 डिवाइन स्पीयर्स का भी पार्ट बन जाएगा। ये सुनकर ओमेगा पम्प्ड अप फील करता है क्योंकि ये पहली बार है जब उसे अपनी पावर्स को एक्सपेरिमेंट के बाहर यूज करने का मौका मिलेगा और उसे ह्यूमंस को मारने की भी परमिशन है। दूसरी तरफ राहुल हमारे लड़के से कहता है कि उन्हें मूव करना होगा क्योंकि एनिमीज आ रहे हैं, पर वो वहीं खड़ा रहता है। जब उसे मूव करने को कहते हैं तूजी वहां खड़ा रहता है और कहता है कि ये जगह सोली स्ट्रॉन्ग किलर्स जैसे उसे प्रोड्यूस करने के लिए डिजाइन की गई है इन ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। तो वो उनके ट्विस्टेड बिलीफ को रिजेक्ट करेगा कि दुनिया को बदलने का एक ही तरीका है, इनोसेंट लाइव्स लेना।